subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. नेक्स्ट सेगमेंट में अब यहां अपन बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां ध्यान देना, इस सेगमेंट में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो हर एक जो क्या होने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो डील करने जा रहे हैं किसको? ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर को और फर्स्ट डिग्री को। और यहां जो मैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होने जा रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहला इज द फर्स्ट काइंड। सेकंड होगा होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज गोना बी reducible to the homogeneous form of the differential equation HDE। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो होने जा रहा है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स गोना बी लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। एनीवेज इसको देखेंगे, इट्स नथिंग बट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट होने जा रहा है रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कहीं लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हो आप, ठीक। और लास्ट में आप पढ़ने जा रहे हो एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एड्रेस करने जा रहे हो। तो सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑर्डर ऑफ 1 एंड डिग्री ऑफ 1, दैट्स गोना बी वेरिएबल सेपरेबल, एंड आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल विल मूव इट टू द नेक्स्ट वन, दैट्स गोना बी द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर द होमोजीनियस इज डन विल मूव इट टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज गोना बी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ये मान के चलेंगे इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जो वेटेज है वो यहीं से है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही देखा था, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? लीनियर फॉर्म में होंगे। और आप आगे जाके देखेंगे कि लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डील करने जा रहा है। द नेक्स्ट इज गोना बी द रिड्यूसिबल टू द विच वन? लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बुक में कई जगह बर्नौलीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला है, तो आप लिख सकते हैं दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ Bernoulli's form of the differential equation, and the last is gonna be the exact differential equation, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रोसेस बाय प्रोसेस सबको समझने जा रहा हूँ, और उसमें से इंपॉर्टेंट मेरे को जो समझ में आता है केवल ये कुछ है। मैं ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सबसे लूंगा, लेकिन आप गेट में देखेंगे तो इससे प्रॉब्लम नहीं आए हैं। प्रॉब्लम यूजुअली इससे और इससे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ टाइम पे यहाँ से भी प्रॉब्लम दिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अब स्टार्ट करता हूँ आपका सबसे पहले फॉर्म से, the first form which we are going to start, and that's gonna be variable separable method. Variable separable method. Variable separable method. Variable method. तो एक चीज ध्यान देना, वेरिएबल सेपरेबल तो नाम से समझ में आ रहा है, तो कायदे से आपका जो मैं क्लियर बता दूं, ये पूरे के पूरे जो मेथड्स हैं वो कहां अप्लाई होने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जो आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो स्ट्रक्चर होगा, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे समझ पाएंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम है या नहीं? सीधा सा तरीका है, अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए, नाम से समझ में आ रहा है, जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए इसके डिफरेंशियल फॉर्म के साथ, जैसे कि बाय द वे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इंक्लूड्स द टू वेरिएबल्स x एंड y। अगर आपने फंक्शन ऑफ x को along the dx
फंक्शन ऑफ y को अलोंग द dy अगर अरेंज कर लिया, तब ये जो प्रॉब्लम होगा वो किस फॉर्म में आने जा रहा है? फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल में आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x हैज गॉट सेग्रीगेटेड इन फॉर्म ऑफ fx एंड सिमिलरली डिफरेंशियल कंपोनेंट ऑफ y हैज गॉट सेग्रीगेटेड विथ f ऑफ y. Sorry, it's not f of y, it can be any of the general function, we can call it g of y. अग्रीड? इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ये तो इसका फॉर्मेट हुआ, ये तो इसका फॉर्मेट हुआ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ नहीं होने जा रहा। आप लेफ्ट और राइट दोनों क्या करेंगे? साइड इंटीग्रेशन लेंगे। इट्स गोना बी fx dx, राइट में भी लेंगे इट्स गोना बी gy dy, और कुछ नहीं करने जा रहे, साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करेंगे आप? एडिशनली फीड करेंगे। रीजन भी बनता है, वेन एवर द कांस्टेंट इंटीग्रेशन हैज बीन टेकन अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द फंक्शन, बाय डिफॉल्ट आर्बिट्री कांस्टेंट कम इन द पिक्चर। तो क्या होगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट पिक्चर में आने जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से मैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। तो बाय द वे इसी सीक्वेंस में एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू डील विथ, dy by of dx इज इक्वल्स टू ऑफ e to the power x minus y। मेरे को निकालना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज। यार एक चीज ध्यान देना है, इसके वेरिएबल्स को सेपरेट किए जा सकते हैं क्या? इसके डेरिवेटिव पार्ट्स में बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखो कैसे? dy, आप एक काम करो, राइट में शिफ्ट कर लो dx, ये है e to the power x माइनस वाई को लिखा जा सकता है e to the power x डिवाइड बाय e to the power y। e to the power y क्या हुआ? लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब आप देख सकते हैं आपका fx जो है कहीं ना कहीं केवल dx से मल्टीप्लाइड है, और fy एक्सक्लूसिवली किससे? dy से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब वेरिएबल्स और उसके डेरिवेटिव कंपोनेंट सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कहाँ फॉल करता है? वेरिएबल सेपरेबल। इसका सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है? सॉल्यूशन इज गोना बी जस्ट टेक द इंटीग्रेशन बोथ ऑफ द साइड एंड टेक अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट c। जितनी बार इंटीग्रेशन होगा ये होने जा रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट आने जा रहा है इज इक्वल्स टू प्लस c। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो e to the power y माइनस ऑफ e to the power c, x इज इक्वल्स टू ऑफ c। एनीवेज ये जो आपका सॉल्यूशन आया है वो क्या होने जा रहा है? जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं क्यों? अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट फीडिंग द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ c, डेफिनेटली द सॉल्यूशन इज गोना बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में था? वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में था। इवन वी कैन टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन लाइक dy by of dx is equals to of x y e to the power y minus of x square. So the problem is gonna be dy by dx is equals to of, इतने बड़े प्रॉब्लम आएंगे नहीं, जानबूझ के मैं एक बड़ा प्रॉब्लम ले रहा हूँ तो आपको क्या होगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को आप एक अच्छे डायरेक्शन पे कैसे लेके जा सकते हो। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा और आसान कर लो यार, थोड़ा सा तो कर लेना बनता है। ये होगा आपका x, रख लो इसको, केवल क्या रख लिया मैंने? x रख लिया। ठीक, तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, सेग्रीगेट करने की कोशिश करूंगा dy के कंपोनेंट अलॉन्ग विथ y फंक्शन एंड सिमिलरली dx का मल्टीप्लीकेशन विद द फंक्शन ऑफ x। तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, ये होगा dy by of dx इज इक्वल्स टू ऑफ x इंटू ई टू द पावर y, और आप नीचे लिख सकते हो इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर। यही होगा, ये होगा e टू द पावर x स्क्वायर। चलिए तो अब सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। dy के साथ आप फंक्शन ऑफ y लेके आए तो होगा dy डिवाइड बाय ऑफ e टू द पावर y विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज e टू द पावर माइनस y, लिखा जा सकता है। सिमिलरली dx के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो आने जा रहा है x डिवाइडेड बाय ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर dx। ठीक, यही है आपका रिजल्ट। कुछ नहीं करना है यहाँ पर मुझे, अगर इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड क्या लेना होगा, इंटीग्रेशन, लास्ट में क्या करना होगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट c फीड करना होगा। चलिए e टू द पावर माइनस y dy इंटीग्रेशन मेरे को मान के चलता हूँ, मालूम होगा क्या होगा, e टू द पावर माइनस y विद माइनस साइन। ठीक, यहाँ क्या करने जा रहे हो आप, सबसे पहले e टू द पावर x स्क्वायर को क्या लेने जा रहे हो आप, t लेने जा रहे हो। थोड़ा समझना, मैं इसको एक्सक्लूसिवली इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये आपने क्या लिया, x स्क्वायर को क्या ले लिया है, t ले लिया है, तो 2x जो होगा, ध्यान देना मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, x के रिस्पेक्ट में, विल बी इक्वल्स टू ऑफ dt बाई dx। यही होने जा रहा है, विल बी इक्वल्स टू ऑफ, तो फिर से रिपीट करूंगा, तो आप सॉरी, अगर आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये होगा 2x इज इक्वल्स टू ऑफ dt बाई ऑफ dx। तो यहां से समझ में आता है x dx इज इक्वल्स टू ऑफ dt। चलिए इसका अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं
तो x dx जो होगा वो क्या होगा, जस्ट मिनट, x dx जो होगा वो क्या होगा, dt बाई 2। तो यहाँ x और dx को मैं क्या रखने जा रहा हूँ, dt बाई 2 को मैं कहाँ ले आया हूँ, बाहर, और e टू द पावर x स्क्वायर को क्या लिया था आपने, t। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt, और ये तो क्लियर है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt विल बी इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस टी। ठीक, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस हाफ e टू द पावर माइनस टी, टी क्या है भाई मेरे, माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। वापस फीड करते हैं तो इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन तो निकला हुआ है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ हाफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कितना, c। आप थोड़ा सा रीसफल करके इसको अरेंज भी कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर दिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मैच दैट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से एक चीज़ आसानी से समझ में आती है कि सर आप डेफिनेटली निकाल पा रहे हैं आप इस प्रॉब्लम को ईजिली, बट यूजुअली इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम अवॉइड करता है गेट। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में मैं कुछ प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ जो बेसिकली गेट में अपीयर हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच हैव ऑलरेडी कम इन गेट। So we'll look into the problem. The problem says, ध्यान देंगे, मैं रब आउट कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम जो है परफेक्ट प्रॉब्लम है एक वेरिएबल सेपरेबल का। और मैं पहले भी बोला हूँ गेट में कभी भी प्रॉब्लम जो होंगे लेंथियर नहीं होंगे, वो आपको केवल कंसेप्ट चेक करने जा रहे हैं। कहीं भी प्रोसेस में आपको ठीक है कंसेप्ट आता है वहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे, बट क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं करेंगे जिससे कि आप केवल लेंथी होने के कारण मिस्टेक करो। वो आपसे कंसेप्चुअली मिस्टेक्स ही कराने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to xy if y is equals to 2 at x is equals to 0 then the value of y at x is equals to 2 is given by। ध्यान देना, प्रॉब्लम है आपके पास dy by of dx is equals to of xy, या फिर मैं बोल सकता हूं ये लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है या नहीं, ये बिल्कुल है भाई। dy by dx अगर आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो कितना होगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 0। कहीं ना कहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, आप बाकी रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये होगा dy by of y इज इक्वल्स टू ऑफ x ऑफ dx। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन करने के बाद c क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये जो एडिशन आएगा वो आएगा ln ऑफ y, और यहाँ से जो एडिशन आएगा वो आएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस क्या आएगा c। आपको इस प्रॉब्लम के साथ एक डिटेल भी दिया हुआ था। डिटेल क्या दिया हुआ था, x की वैल्यू जब 0 थी तब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी, 2 थी। लिख लेते हैं, इसका मतलब ये होगा ln ऑफ 2 जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो यार c की वैल्यू समझ में आती है कितनी है, ln ऑफ 2 है मेरे पास। c की वैल्यू कितनी है, ln ऑफ 2 है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो ये रिजल्ट यहाँ फीड कर सकते हो। अभी तक ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, अब आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हो। ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ ln ऑफ 2। ln ऑफ 2 आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आ जाओ, ये होगा ln a माइनस b, ये हो जाएगा y बाई 2 इज इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लॉन को आप कहाँ शिफ्ट करें, राइट की तरफ शिफ्ट करें। मैंने देखा हुआ है एंटीलॉग होता है, और एंटीलॉग कुछ नहीं, इसके बेस का पावर होता है। तो ये होगा y बाई 2 इज इक्वल्स टू ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या फिर y बोल सकता हूँ मैं 2e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आपसे देखो प्रॉब्लम में ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन आपसे प्रॉब्लम में पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा है। देखो आपसे प्रॉब्लम में पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 2 पे पूछा हुआ है। तो इसका मतलब y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 पे कितनी होगी, भाई रखना ही तो है यहाँ पर। ये होगा 2e टू द पावर, इट्स गोना बी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो द वैल्यू इज गोना बी 2e टू द पावर 2। सो द परफेक्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर डी। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम की डिटेल से एक चीज समझ में आ रहा था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और वो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से इसका मतलब नहीं था, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज करके एट x इज इक्वल्स टू 2 पे y का परफेक्ट वैल्यू निकालना था। दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं। So we are going to take the next problem. देखिए प्रॉब्लम है, the problem is from GATE Civil Engineering year of 2008. What it says, it's a dy by of dx is equals to of minus x by y
at x is equals to 1 when y is at x is equals to 1, y is equals to what? √3. So at x is equals to 1, y is equals to of √3. Agreed? So I just wanted to get the solution of this particular differential equation. यार एक चीज ध्यान देना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन डेफिनेटली सॉल्यूशन जो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नहीं लिखा हुआ है, आपके पास परफेक्ट कांस्टेंट्स यूज हैं. और इवन आप डिटेल से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास एक कहीं भी क्या दिया हुआ हो, वैल्यू ऑफ वाई दिया हो सपोर्टिंग एट सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, डेफिनेटली आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ स्मैश कर सकते हैं. चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो ये होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, करो ये होगा -x dx, इंटीग्रेशन करो प्लस क्या होगा c, यहाँ से वैल्यू आएगी y² डिवाइड बाई 2, यहाँ से आएगी -x² डिवाइड बाई 2, आप लेफ्ट में लेके जाओ क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू कितना 2. ठीक, वैल्यू यहाँ से समझ में आती है कि सर आई है आपकी x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ऑफ 2c, या 2c को एक नया कॉन्स्टेंट c1 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर C1 क्यों ले लिए, भाई कुछ नहीं है. 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होकर C के साथ C1 बना रहा है, तो अभी भी मैं डिटेल रखूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉब्लम अलाइंड हो जाएगा. तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आप ये डेटा यहां भी रख लोगे तो यू विल बी गेटिंग द परफेक्ट वैल्यू ऑफ C, और ये डेटा आप यहां भी रख लोगे तो यू विल बी गेटिंग द परफेक्ट वैल्यू ऑफ C. सो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट इन इट. आप चाहो तो यहां भी रख के देख लेना, यहां भी रख के देख लेना, मैं यहां रख के देख रहा हूं. ठीक, देखो वैल्यू क्या है. एट x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू कितनी है √3, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से आएगा आपका C1 का वैल्यू. तो C1 की वैल्यू जो आई है क्या है 1, और ये क्या है 3, तो C1 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 4. तो यहाँ से मुझे समझ में आया जो गवर्निंग इक्वेशन है इस प्रॉब्लम का वो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 है. बोले जाता हूँ ये क्या है, एक सर्किल का गवर्निंग इक्वेशन है जो सेंटर्ड है कहाँ 0,0 पे, और जिसकी रेडियस कितनी है 2. तो कल के दिन ये प्रॉब्लम देने के बाद आपसे ये भी पूछ सकता था द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट्स, भाई किसको इंडिकेट करता है, डेफिनेटली इसको इंडिकेट करता है. ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, C1 की वैल्यू अगर अलग होती, जैसे कि अगर एट x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू अगर √3 ना होकर √5 होती, तब चेंज जो आता वो क्या होता 1² प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये कितना होता c जो होता वो क्या होता 6 होता. तो यहाँ से समझ में आता सेंटर और आपका जो क्या है रेडियस है वो कितना है √6 है. बट एनीवेज यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आता है, आपका जो सेंटर बैठा हुआ है वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, और साथ में जो रेडियस है वो कितना है 2 है. रेडियस जो है वो कितना है 2 है. तो मेरे को ये समझ में आता है कि वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं है, आपका प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर इतना अलाइंड होगा कि आप आसानी से उस प्रॉब्लम को देख के यू विल बी इजीली एबल टू स्मैश कि फंक्शंस को अगर आप डेरिवेटिव टर्म्स में सेग्रीगेट कर पा रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, डेफिनेटली विल फॉल अंडर द पार्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. ठीक, इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो होगा आपका होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. यूजुअली द लीस्ट ऑफ द लीस्ट टाइम द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम हियर, बट एनीवेज वी आर गोइंग टू लुक इनटू. तो देखो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा. आपका जो स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कुछ ऐसा होगा dy ऑफ dx, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ x एंड y होगा at numerator, and at the same time you'll have the complex function of x and y at denominator, but they'll have certain what predefined structure. How they will be, f और g के पास कुछ predefined structure होंगे. वो ये बोलता है कि कायदे से degree of x and y over f, degree of x and y over g will be same. इसका मतलब degree of numerator will be degree of denominator. अगर ऐसा है, आप कुछ ना करो, y इज इक्वल्स टू फीड करो vx, तो dy बाई dx की जगह में फीड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करें पार्शियल v, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस x v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx. ठीक, और उसके बाद ये जैसे ही आप यहां फीड करोगे आपका ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका होगा वेरिएबल सेपरेबल में. किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में, और इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे एज पर हिम. ठीक है, एनीवेज मैं अब कुछ एक प्रॉब्लम लेना चाहूंगा कि बेसिकली आप कब बोलेंगे कि आप डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ क्या है, सॉरी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है. मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर. dy बाई ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ऑफ x माइनस वाई. ये रेडी है या नहीं एज अ फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के. ध्यान देना, या कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम में खाली ये दिमाग लगाओ,
जब आप y इज इक्वल्स टू ऑफ वी एक्स रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप y इज इक्वल्स टू वी एक्स रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द x। अगर ये फ्री फ्रॉम द x हो गया तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में फॉल करेगा, होमोजीनियस फॉर्म में करेगा। देखो y अगर मैं x को x रहने दो, y को अगर मैं क्या रखता हूं, vx रखता हूं, यहां क्या रखा x माइनस वी एक्स, x सब गया, बचा क्या 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस बी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कहीं ना कहीं अगर ये केवल फंक्शन ऑफ क्या बचता है, v बचता है, तो आंख मूंद लो, ये जो प्रॉब्लम होगा कौन सा, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट होने जा रहा है, ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहां फॉल कराएगा, होमोजीनियस फॉर्म में फॉल कराएगा। इसके पीछे रीजन भी है। देखो dy बाई डी एक्स की जगह में क्या रखने जा रहे हो कल, vx dv बाई डी एक्स। अगर आप v को ट्रांसफर करोगे तो यहां क्या बचा, x dv बाई डी एक्स, और अगर आप v को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर एक फंक्शन है v बचेगा, क्योंकि ये भी v है ये भी v है। अब बताना ये प्रॉब्लम जो है वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम बिल्कुल है। कैसे, आप यहां से लिख सकते हैं dx बाई एक्स और यहां से लिख सकते हैं आप dv बाई एफ ऑफ v। ये तभी ही पॉसिबल था जब ये केवल फंक्शन ऑफ v हो, ये तभी ही केवल पॉसिबल फंक्शन ऑफ v था जब ये क्या हो, x से फ्री हो। तो एक चीज ध्यान देना, सबको मारो गोली, आज के बाद से किसी भी प्रॉब्लम को देख के आप ये बता सकते हो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं। जब y इक्वल्स टू वी एक्स रखते हैं तो पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है, कंपोनेंट है ना, ये फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, अब देखो कंफ्यूज करोगे आप लोग, dy बाई ऑफ dx इज इक्वल्स टू, मे भी लिया है मैंने 1 प्लस e टू द पावर y बाई एक्स, मे बी here we can have sin of y by x। तो यहां अगर y इज इक्वल्स टू वी एक्स फीड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर v, और ये क्या हो जाएगा sin ऑफ v। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या है, केवल फंक्शन ऑफ v ही है। सो डेफिनेटली ये भी होमोजीनियस फॉर्म था और ये भी क्या है, होमोजीनियस फॉर्म है। ठीक है, तो मेरा बेसिक एम यही होगा भाई, y और x को अपन को कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना होगा कि वो डिवाइड करके क्या हो, डेफिनेटली केवल फंक्शन ऑफ x बचाएं। जैसे हो सकता था x स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई ऑफ, हो सकता था यहाँ पर x y स्क्वायर प्लस ऑफ x क्यूब। ये तो अब ये देखना होगा कि होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा भाई मेरे। y देखो, y अगर vx रखते हैं तो क्या होगा, vx क्यूब। y अगर vx रखते हैं तो होगा v क्यूब x क्यूब। y अगर आप vx रखते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना, v स्क्वायर x स्क्वायर। चलो लिख लेता हूं मैं, तो यहां आप रखते हो तो ये होगा, ध्यान देना, y क्या रखोगे, vx, तो ये क्या होगा प्लस, यहां रखोगे तो क्या होगा, यहां रखोगे तो क्या होगा, y जो है वो क्या है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, x क्यूब, साथ में x क्यूब। यार देखो यहाँ से पूरा का पूरा x क्यूब जो है ऊपर और नीचे क्या है, कॉमन है, सबको बाहर निकालो, ये केवल किसका फंक्शन बचेगा, v का बचेगा। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम होने जा रहे हैं तो आंख मूंद लो, वो प्रॉब्लम होमोजीनियस से सॉल्व होने जा रहा है, जहां आप क्या कर सकते हो, y को रिप्लेस कर सकते हो किससे, vx से। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 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 में बी एक्स स्क्वायर वाई। ये जो है आपका होमोजीनियस फॉर्म में फॉल करेगा नहीं करेगा। देखो कैसे, अगर आप y को अगर vx रखते हो तो क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस होगा ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में होगा ये x स्क्वायर इंटू vx, ये हो जाएगा vx टू द पावर 3, ये हो जाएगा vx टू द पावर 3। तो अगर आप ऊपर और नीचे कॉमन निकालेंगे तो ऊपर से x से कॉमन निकल रहा है, नीचे से x क्यूब कॉमन निकल रहा है, कहीं ना कहीं 1/x जो है रेसिडुअल कंपोनेंट बच जाएगा इस फंक्शन के अलोंग। ये प्रॉब्लम होमोजीनियस के फॉर्म में नहीं जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस प्रॉब्लम को आप होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ध्यान देना गेट में प्रॉब्लम नहीं आए हैं इससे बेस्ड, तो मैं केवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेता हूँ एक इससे। चलिए तो इससे मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज problem is x square minus of y square dx minus of xy
dy इज इक्वल्स टू 0। फिर एक तो सबसे पहले बात ये ध्यान देना, कभी भी अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम मिले और उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले ट्राई तो करो आप वेरिएबल सेपरेबल से। आप चाहो तो कैसा करना है आपको, किसी भी वेरिएबल का फंक्शन उसके डेरिवेटिव कंपोनेंट के साथ और एक दूसरा वेरिएबल का फंक्शन उसके डेरिवेटिव फंक्शंस के साथ क्या होना चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर वो सेग्रीगेट करते बनता है वेल एंड गुड, आप पहुंच चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल के पास। लेकिन यहां आप चाहो कि dx के साथ केवल फंक्शन ऑफ x, dy के साथ केवल फंक्शन ऑफ y, इस प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहला जो मेथड ट्राई करने जा रहे हो वो करने जा रहे हो होमोजेनियस फॉर्म। चलो तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ, dy बाई dx के फॉर्मेट में इसको क्या करता हूं, अरेंज करता हूं। तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई डी वाई लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो यहाँ जो हुआ वो क्या हुआ, थोड़ा अच्छे समझ में आया, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, साथ में होगा यहाँ पर एक्स वाई। इस पार्ट क्लियर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर dy बाई dx निकालने की कोशिश की है, तो उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, ध्यान देना, इसको यहाँ रहने दिया है, लेफ्ट में पूरे के पूरे कंपोनेंट को ले गया है, माइनस और माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा, और आपके पास जो कंपोनेंट लेफ्ट करने जा रहा है वो होने जा रहा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ एक्स वाई। आप ये देख सकते हो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका होमोजेनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉलो करेगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ नहीं, y इक्वल्स टू vx रख के देखो, वो रखने के बाद ये केवल फंक्शन ऑफ v होना चाहिए। देखते हैं, वो रखने से पहले आप रिकॉल करेंगे dy बाई dx की जगह में क्या रखना है आपको रखना है v प्लस एक्स डी वी बाई ऑफ डी एक्स। ठीक, रखते हैं यहाँ पर, ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू x nothing but it's x square minus y is nothing but it's a v square x square divided by of x into y that is nothing but vx square। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, बचेगा 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ऑफ v। ठीक है, ये होगा x डी वी बाई ऑफ डी एक्स is equals to 1 minus v square divided by of v minus of v, इसको अभी माइनस ऑफ v। ठीक है, ये होगा x dv by of dx is equals to of 1 minus v square minus of v square divided by of v divided by of v। एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये होगा x divided by of dx is equals to of 1 minus 2v square डिवाइडेड बाय ऑफ v। आप चाहें तो dv को कहाँ ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। चलिए, अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है मेरे को, क्या करना है, लेफ्ट और राइट में इन्वर्जन करना है। लेफ्ट और राइट में इन्वर्जन करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा dx डिवाइडेड बाय ऑफ x का इज इक्वल्स टू, ये जो इन्वर्जन होगा ये होगा v डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस ऑफ 2v स्क्वेयर का। ठीक है, और साथ में आएगा dv। यार अब देखो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कहाँ पहुंच गया, वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच गया। तो एक्चुअली में एक चीज ध्यान देना, आप प्रॉब्लम भले होमोजीनियस से करो, लेकिन आप जैसे रिप्लेसमेंट्स करेंगे ना प्रॉब्लम पहुंचेगा कहाँ, होमोजीनियस से। इसीलिए इससे प्रॉब्लम नहीं आते, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में एक अकेले मेथड का प्रॉब्लम नहीं रह गया, आप प्रॉब्लम तो होमोजीनियस का सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पहुंच कहाँ चुका है वो, वेरिएबल सेपरेबल में। आप वेरिएबल सेपरेबल को भी सॉल्व करोगे और जहां जहां क्या था v था, जहां जहां v था वहां क्या फीड करोगे, y बाई एक्स। दैट इज वाई इट टेक्स हेल अमाउंट ऑफ टाइम एंड दैट इज वाई ये क्वेश्चन जनरली अवॉइड किया जाता है गेट में। बट एनीवेज, what I am going to do over here, I am going to solve this problem by taking what, integration both are the side, and definitely you will have a arbitrary constant. So the integration of dx along x is gonna be ln of x is equals to, यहाँ क्या करने जा रहे हो, 1 माइनस 2v स्क्वायर को क्या करने जा रहे हो, t लेने जा रहे हो। क्या लेने जा रहे हो, 1 माइनस 2v स्क्वायर को क्या लेने जा रहे हो, t लेने जा रहे हो। तो यहाँ से जो रिजल्ट होगा आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा, क्या होगा, आप जो बाहर में कंपोनेंट आने जा रहा है वो आने जा रहा है 1 माइनस 4, और आपका जो इंटीग्रेशन का कंपोनेंट आएगा वो आएगा ln ऑफ 1 माइनस ऑफ 2v स्क्वायर प्लस ऑफ c। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा t, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 4 बाहर आएगा। ठीक है, एट डिनोमिनेटर। चलो, तो यहाँ से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना भी चाहो तो ये होगा ln ऑफ, राइट में जाके क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और इनका मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा किससे, ये होगा 1 माइनस 2v स्क्वेयर, आप लॉन के लिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 से, इज इक्वल्स टू ऑफ c, इज इक्वल्स टू ऑफ c से। ठीक है, चलो देखते हैं
एनीवेज देख लेंगे आप। तो यहाँ से क्या होगा, लास्ट अपन को क्या करना है, ln को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, राइट में रिप्लेस कर सकते हो। ln को राइट में रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर c, और e टू द पावर c को क्या लिखा जा सकता है, एक दूसरा कांस्टेंट c1 की तरह। यहाँ जो वैल्यू बचेगी आपके पास होगी x डॉट 1 माइनस 2, व्हाट इज अ v ओवर देयर, v जो है वो क्या है, y बाई एक्स, आप इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, बट ठीक है वो आप अकॉर्डिंगली ये क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। बट बाई सीइंग दिस वन थिंग इज क्वाइट श्योर, द प्रॉब्लम इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कि आपका एक लॉन्ग लेंथ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि गेट में 4 से 5 स्टेप्स से ऊपर का प्रॉब्लम नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बाई द वे आपको होमोजीनियस का प्रॉब्लम है तो आपका क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज क्या होंगी, सेम होंगे। y इज इक्वल्स टू वी एक्स फीड करोगे तो प्रॉब्लम कहाँ पहुंच चुका होगा, वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करो और v को वापस फीड करो कितना, y बाई एक्स, यू विल गेट द आंसर। अग्रीड, सो दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। बट एनीवेज एज आई सेड, द चांसेस आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम से इनकाउंटर करने जा रहे हैं। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ। तो क्या है, ये होमवर्क होने से आप लोगों को कम से कम इससे क्या होगा, डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए, एक प्रॉब्लम है आप लोगों का, देखेंगे, सॉल्व इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, सॉल्व यस द सॉल्व, इसको रब आउट कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम लिखा हुआ है 1 प्लस e टू द पावर x बाई y dy प्लस e टू द पावर x by y 1 minus x by y is equals to of 0. So it's gonna be 1 plus e to the power x by y dx, okay? E to the power x by y 1 minus xy is equals to 0, obviously, is equals to of 0. The first one is dx, sorry, it's a dx and dy. तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इसका कैलकुलेशन करना है and try to get the answer, ठीक है? Try to get the answer. और अगर बाय द वे मैं इसके बारे में बात करूं, इसका जो आंसर आ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, वो आंसर आ रहा है x प्लस वाई ई टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल्स टू c। तो घर में जाके या फिर आप थोड़ा सा बैठ के पेशेंटली इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस टाइप के बड़े प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है आपके गेट में, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे तो क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए, इसी सीक्वेंस में अपन बात करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखेंगे, गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द लेबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज गोना बी लेबनिज़ फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं इसमें गेट का अगर वेटेज देखता हूं तो आप लगभग ये मान के चलें, जितना भी आपने टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर लिया है या करने जा रहे हो, अगर उन सब को मिक्स कर दूं तो आपको ये पता चलेगा लगभग 60% जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे कहां से पूछे गए हैं, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए। रीजन भी बनता है, आप जब जाके आगे इसके प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने जा रहा है, तो आपको खुद भी समझ में आएगा सर कि मेरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपार्ट फ्रॉम बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा यूज होने जा रहा है। बट एनीवेज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेबनिज़ फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये देखता हूं कि लेबनिज़ फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर फॉर्म ऑफ द लेबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज्ड टू बी dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। समझने से पहले एक चीज ध्यान देंगे क्लियरली, लेबनिज़ जो है वो क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर क्वालिफाई होने के लिए कुछ बेसिक नीड है। बेसिक नीड में क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, जितने भी डेरिवेटिव कंपोनेंट होने चाहिए और जितने भी डिपेंडेंट टर्म्स होने चाहिए या डिपेंडेंस वेरिएबल्स होने चाहिए, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए डिग्री ऑफ 1। तो आप देख सकते हैं dy by dx का भी डिग्री कितना है, 1 है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका भी जो क्या है डिग्री 1 है। और साथ में जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव्स हैं वो कभी भी किससे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो dy by dx क्या है, डेफिनेटली किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y के फंक्शन से मल्टीप्लाइड नहीं है। सिमिलरली y फिर से किससे मल्टीप्लाइड नहीं है, किसी भी एक फंक्शन ऑफ y से मल्टीप्लाइड नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए मैंने क्लियर रखा है कि p जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। साथ में यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, कैपिटल X।
कैपिटल एक्स को अगर मैंने जीरो किया था, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चला गया था, बट कैपिटल एक्स को एज फार एज इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियरली क्वालिफाई करने के लिए हैज टू बी द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज नथिंग बट द एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो क्यू भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, और दे कुड बी इवन कांस्टेंट। तो अब मैं बात करता हूं ये क्या है आपका लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो जनरल सॉल्यूशन इट यूज्ड टू बी y which is getting multiplied with the integrating factor thereafter is equals to integration of integrating factor getting multiplied with q dx plus c। तो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देंगे, ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है, बिकॉज until and unless you are not keeping the precise value of c definitely the solution will not be the प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी को निकालने के कई जुगाड़ हो सकते हैं प्रॉब्लम में हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई की वैल्यू दी हुई हो, अकॉर्डिंग टू दो सिचुएशंस डेफिनेटली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी, एंड इन दैट सिनेरियो ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। हाँ, लेकिन एक चीज है, इसमें एक नया कंपोनेंट आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो वी कैन एड्रेस दैट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, विच इज नथिंग बट ई एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर दी पी डी एक्स। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। सो ये होने जा रहा है आपके लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीधा साधा प्रोसेस। ध्यान देंगे, कुछ चीजें क्लैरिटी रखेंगे। लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस ऑर्डर का है ये होने जा रहा है, ऑर्डर ऑफ 1। देख भी सकते हैं कि इसका जो क्या है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इनटू द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉल्स इन द ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स करता हूं, सो थिंग्स विल बी इवन क्लियर। मैंने क्या किया है, एक सीरीज आरएल सर्किट लिया है, सीरीज आरएल सर्किट लिया है, और मैंने t इक्वल्स टू 0 पे इसको किससे कनेक्ट किया है, एक डीसी वोल्टेज V से कनेक्ट किया है, या फिर मैंने इस पूरे के पूरे सीरीज आरएल सर्किट को एक्साइट किया है एट t इक्वल्स टू 0 से, किससे, एक डीसी वोल्टेज सोर्स V से। अब मुझे क्या करना है, फॉर t ग्रेटर देन 0 पे इस सर्किट की एनालिसिस करनी है, और अगर मैं ये बोलूँ कि किस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मुझे कीनली ऑब्जर्वेशंस करनी है, तो मुझे इसकी सीरीज करंट IT की स्टडी करनी है फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इस सर्किट का बिहेवियर कुछ होगा, V, R और L ये सब के सब सीरीज में आएंगे, बिकॉज एट t इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, सो एट t इक्वल्स टू t ग्रेटर देन 0 पे जो आपका क्या होगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा वेयर द V, R एंड L विल बी इन सीरीज। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ KVL लगा रहा हूँ। तो मैंने मान के चला है कि जो IT है सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है V के निगेटिव टर्मिनल को, सो आई एम कॉलिंग इट -V। साथ में R और L जो क्या है वो पैसिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ से क्या होगा, करंट इंटर करेगा, वो कहाँ से करने जा रहा है, आपके पॉजिटिव टर्मिनल से, सो आई मे कॉल इट पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। सो ड्रॉप अक्रॉस द R इज गोना बी R इनटू IT। कहाँ से है भैया, आप देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ से, मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में प्यार से पढ़ेंगे। और LdI/dt ये क्या होने जा रहा है, ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, और ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप ये पढ़ने जा रहे हैं कहाँ से, फैराडेस लॉ से, आगे जाके आप पढ़ेंगे मेरी क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो ऐसा नहीं कि इसको याद करके पहुंच गए कि ये सर ऐसा होता है, इसकी रीजनिंग भी आप पढ़ने जा रहे हैं कहाँ, एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो ध्यान देंगे, अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। किस फॉर्म में रीअरेंज करूंगा, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो कुछ नहीं है, मुझे DI/dt के साथ एक्चुअली में कोई सा भी कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे इक्वेशन को पहले L से डिवाइड कर दूंगा और इसको रीसफल करूंगा। तो रीसफल करने से मुझे समझ में आया, ये हो रहा है DIT/dt प्लस R डिवाइडेड बाई ऑफ L I of t इज इक्वल्स टू -V को राइट में ले जाओ, क्या होगा, V डिवाइडेड बाई ऑफ L। तो यार बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम जो है लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चला गया। क्यों, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है IT है, और अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, आपको देखना है कि सबसे पहला जो डेरिवेटिव हो उसके साथ कोई भी मल्टीप्लायर फैक्टर ना हो। इसी को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट और राइट में L से डिवीजन किया है, वेल एंड गुड, फ्री हो चुका है। सिमिलरली ये जो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए किससे, I ऑफ t से, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल से, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट चलता है, या फिर एट वर्स्ट हो सकता था ये क्या, फंक्शन ऑफ t। तो देख के समझ में आ रहा है, R अगर आप मार्केट से परचेज करके, अगर R आपने बाय द वे 1 किलो का लगा लिया, L बाय द वे आपने मार्केट से परचेज करके L बाय द वे 1 मिली हेनरी का लगा लिया, तो R और L की वैल्यू तो कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है। दैट मीन्स इज नो मोर द फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज ऑल्सो ओके। ये क्या हो सकते थे, कांस्टेंट हो सकते थे। और राइट में V क्या है, कांस्टेंट है, और B क्या है, कांस्टेंट है। सो डेफिनेटली मैं इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को किस फॉर्म में फैब्रिकेट कर चुका हूँ, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में फैब्रिकेट कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूँ, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बड़ा आसान है इस प्रॉब्लम के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो ये जो लोकेशन है वो किसका लोकेशन है, p का लोकेशन है। ये होगा r डिवाइड बाय ऑफ l dt। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे समझ में आता है वो है rt डिवाइडेड बाय ऑफ l। अग्रीड। और अब इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगर डिस्कस करो तो जनरल सॉल्यूशन होता है y। तो ध्यान देना इस प्रॉब्लम में जो y है उसकी जगह में क्या लिया हुआ है, i ऑफ t, बिकॉज y इज नथिंग बट दी डिपेंडेंट वेरिएबल। और कहीं ना कहीं it अब इस प्रॉब्लम में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y का जगह इस प्रॉब्लम में लिया जा चुका है i ऑफ t से, और सिमिलरली x का जगह इस प्रॉब्लम में लिया जा चुका है t से। तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। y की जगह में होगा it गेटिंग मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा e टू द पावर rt डिवाइडेड बाय ऑफ l इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो है वो कितना है, v बाई एल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज नथिंग बट rt डिवाइडेड बाय ऑफ l dt एंड विच इज गेटिंग एडेड विथ c। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ नहीं, इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। ये होगा i ऑफ t इज इक्वल्स टू ऑफ सॉरी इंटू e टू द पावर rt डिवाइडेड बाय ऑफ l, vl कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर rl rt डिवाइड बाय एल को अगर आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके कंपोनेंट जो बाहर में आएंगे वो आने जा रहे हैं l बाई आर। इट विल बी एज इट इज e टू द पावर rt डिवाइडेड बाय ऑफ l प्लस होने जा रहा है c। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, मैं लेफ्ट और राइट दोनों में क्या कर रहा हूँ, e टू द पावर rt डिवाइड बाय l से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आने जा रहा है it डेफिनेटली e टू द पावर rt डिवाइड बाय l क्या हो चुका होगा, स्मैश हो चुका होगा। यहाँ से l और l जा चुका है, इज इक्वल्स टू ऑफ इसको ना भी v बाई आर, ध्यान देंगे it जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, v बाई आर प्लस c e टू द पावर माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, rt डिवाइडेड बाय ऑफ l। तो ये क्या होने जा रहा है, इस पर्टिकुलर सर्किट का क्या होने जा रहा है, जनरल सॉल्यूशन होने जा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बाय द वे मुझे c की वैल्यू निकालनी हो तो अपन c की वैल्यू भी इस सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ है, स्विच क्लोज हुआ है। उससे पहले क्या था, ये ओपन था। अगर इससे पहले ये ओपन था तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा लूप था वो क्लोज लूप नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर ये पूरा का पूरा लूप अगर क्लोज लूप नहीं रहा होगा तो इस लूप से फ्लो ऑफ करंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये मुझे पता है कि फ्लो ऑफ करंट के लिए बेसिक डिमांड जो है वो क्या है, आपका जो पाथ होना चाहिए पूरे के पूरे सर्किट का वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो t इक्वल्स टू 0 से पहले या t इक्वल्स टू 0 से लोअर साइड में आपका ये सर्किट क्या था, ओपन था। अगर सर्किट ओपन था उस केस में आपका जो करंट था वो कितना था, 0 था। तो अगर मैं इसका क्या करूं, c की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलेगा कि i एट t वहां कहां पर 0 माइनस पे जो करंट था वो कितना था, 0 था। क्यों था, क्योंकि आपका जो सर्किट था वो क्या था, ओपन सर्किटेड था। ठीक है, और मुझे ये पता है कि आपका जो इंडक्टर है अपने अक्रॉस फ्लो ऑफ द करंट को सडनली चेंज नहीं होने देता, प्रोवाइडेड इट शुड हैव अ मिनिमम टाइम कांस्टेंट टाउ। आगे जाके आप नेटवर्क में पढ़ेंगे इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है L बाई आर है, जो कि नॉन जीरो है। तब मुझे एक चीज समझ में आता है कि सर अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडक्टर है अपने अक्रॉस सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो करंट t इक्वल्स टू 0 से जस्ट पहले था वही ही करंट कहां होगा, t इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद होगा। ठीक है, और आपको शायद पता होगा जो इंडक्टर करंट है वही ही आपका क्या है, सीरीज करंट ऑफ IT है। तो इसका मतलब IT कब, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया मुझे पता चलता है कि करंट क्या था, नल था या 0 था। तो यार इतना इंफॉर्मेशन मेरे को बहुत ज्यादा इनफ है इज टू गेट द वैल्यू ऑफ C। मैं कुछ नहीं करने जा रहा, t की जगह में क्या रखने जा रहा हूं, 0 प्लस इज इक्वल्स टू v बाई आर, तो एज इट इज रहेगा, प्लस होगा c e टू द पावर माइनस आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे 0, कोई ऐसा सच मतलब नहीं है 0 प्लस का मतलब क्या है, ये 0 के जस्ट बाद की एक वैल्यू है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। इज इट पार्ट क्लियर? वैसे भी मैंने इसको लिमिट्स में अच्छे से क्लैरिटी देने की कोशिश की इस टॉपिक में कि है क्या ये। तो यहाँ से समझ में आएगा दिस इज नथिंग बट 0, तो c की वैल्यू यहाँ से समझ में आती है विच इज इक्वल्स टू माइनस v बाई आर। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इज गोना बी it v बाई आर के बाद c में आप क्या फीड करेंगे, माइनस v बाई आर विच इज वेल एंड गुड। ये होगा माइनस v बाई आर e टू द पावर माइनस rt डिवाइडेड बाई ऑफ l। तो यहाँ से it जो आने जा रहा है वो आने जा रहा है v बाई आर 1 माइनस e टू द पावर rt डिवाइडेड बाई ऑफ l, rt डिवाइडेड बाई ऑफ l। और यही ही होने जा रहा है आपका क्या,
करंट का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर बाय द वे मैं इसको स्केच करना चाहूँ, कहाँ स्केच करना चाहूँ, ग्राफिकल फॉर्म में। बाय द वे ये मेरा क्या है, टाइम है, और ये बाय द वे इसके करस्पॉन्डिंगली क्या है, आई ऑफ टी है। तो अगर बाय द वे मैं स्टडी करता हूँ टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस या टी इज इक्वल्स टू 0, तो अगर टी अगर आपने क्या रखा है 0 रखा है तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0, e टू द पावर माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 1 और 1 कितना होने जा रहा है, सब्सट्रैक्ट होकर 0 होने जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है टी इज इक्वल्स टू 0 पे जो करंट आई ऑफ टी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा e टू द पावर माइनस ये कंपोनेंट का इंपैक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये जो प्रॉब्लम है वो सैचुरेट कर चुका होगा। कहां सैचुरेट कर चुका होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट पे, और जो इस प्रॉब्लम में कितना है, V/R है। ये क्या है, V/R है। तो देखो इस प्रॉब्लम में कुछ चीजें और भी अपन क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं एज फार एज इंडक्टर की बात करता हूं, इंडक्टर या फिर पूरे के पूरे सर्किट के बारे में बात करता हूं, सर्किट में इनिशियल करंट कितना था, 0 था। इनिशियल करंट कितना था, 0 था। और सिमिलरली जो फाइनल करंट था, जब t इज गेटिंग टुवर्ड्स वेरी एंड वेरी लार्जर वैल्यू, आपको पता चल रहा है जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी थी, V/R थी। यहां से क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 पे आपका इंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। और सिमिलरली t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे अगर इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहां से फ्लो ऑफ जो करंट होगा वो कितना होगा, V/R होगा, जो इस प्रॉब्लम में है। तो इसका मतलब इंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने शायद एक चीज देखा होगा कि अपन मान के चलते हैं कि अगर आपका इंडक्टर है t इक्वल्स टू 0 वर्क्स लाइक अ ओपन सर्किटेड, प्रोवाइडेड इसमें इनिशियल करंट नहीं होना चाहिए। कहां से निकला है, इसके ग्राफ से निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि देख के समझ में आता है सर कि इनिशियली इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं होगा, सो व्हाई डोंट वी टेक इट ओपन सर्किट। सिमिलरली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपको एक चीज और भी समझ में आ रहा है कि सर यहां जो फ्लो ऑफ करंट आ रहा है उसमें इंडक्टर का कोई पार्ट ही नहीं है। इंडक्टर अगर आप शॉर्ट सर्किट करते तब जो फ्लो ऑफ करंट होता वही फ्लो ऑफ करंट अभी दिख रहा है। सो डेफिनेटली फ्रॉम देयर आल्सो वी कैन गेट टू नो अबाउट दैट। और यहां जो क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बीइंग अ मैथ्स वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, आप कभी भी एक्सपोनेंट किसी एक यूनिट वाली कंपोनेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर एक्सपोनेंट ऑफ 1 सेकंड, नहीं बोल सकते यार। ध्यान देना, एक्सपोनेंट केवल किस पे अप्लाई किया जा सकता है, यूनिटलेस क्वांटिटी पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ एक्सपोनेंट जो अप्लाई हुआ है वो किस पे अप्लाई हुआ है, ध्यान देना, एक्सपोनेंट जो अप्लाई हुआ है वो अप्लाई हुआ है -RT डिवाइड बाय ऑफ L। टी जो है वो क्या है, सेकंड्स है। और मैंने पहले भी बोला था एक्सपोनेंट किसी भी यूनिट वाली कंपोनेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं L/R को भी क्या होना पड़ेगा, सेकंड ही होना पड़ेगा, सच दैट दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस टी। और L/R को मैं एक दूसरा क्या लेके चल रहा हूं, टाइम का कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। टाइम ही इसलिए बोला क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट को किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से अप्लाई होने के लिए t तो सेकंड हो गया, तो L/R को भी क्या होना पड़ेगा, सेकंड होना होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। एनीवेज इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली अपन क्या कर सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं। इज इट पार्ट क्लियर? देखो इस प्रॉब्लम में अब मजेदार कंपोनेंट कहाँ आपसे पूछा जा सकता है। बाय द वे आपको प्रॉब्लम जानबूझ के क्या करने के लिए, चौंकाने के लिए पूछा जा सकता है कि पता चल रहा है आर इज द फंक्शन ऑफ टी। आर को इसने क्या बना लिया, फंक्शन ऑफ टी बना लिया। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका रेजिस्टेंस जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसके लिए आपसे आई ऑफ टी का इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम थोड़ा ऑफ ट्रैक तो होगा, लेकिन यहाँ जो आर होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी होगा। आर अगर फंक्शन ऑफ टी होगा तो कुछ चेंजेस यहाँ दिखने को मिलेंगे, बट ये चेंजेस जो भी होंगे आप इसको अकोमोडेट अभी भी कर सकते हैं किससे, लेबनिज़ फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि आपका जो y है वो किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। वैसे यहाँ आई टी किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब फंक्शन ऑफ टी से मल्टीप्लाइड हो सकता है। सो इवन आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, स्टिल वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। तो ये भी हो सकता है, कल के दिन बोल दिया आर जो है वो कितना है, e टू द पावर टी है। इसका मतलब r जो है पहले t इक्वल्स टू 0 पे e टू द पावर 0 बोले तो 1 था, और ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और उसके लिए आपसे क्या पूछा जा सकता था, करंट आई ऑफ t पूछा जा सकता था। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया कि इस टाइप के प्रॉब्लम को स्मैश कैसे करना है। ये सब पार्ट लिया। तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक नेक्स्ट सर्किट लेते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीरीज आरसी सर्किट की। तो मैंने क्या किया है, लेबनीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सबसे पहला सर्किट एनालिसिस किया है वो सीरीज आरएल सर्किट था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीरीज आरसी सर्किट। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीरीज आरसी सर्किट। ये क्या है, मेरे पास आर है, ये क्या है, सी है, एंड विच इज गेटिंग कनेक्टेड विथ अ डीसी वोल्टेज सोर्स V, ये क्या है, C है, और ये R है। और बेसिकली ये कनेक्शन एग्जिस्टेंस में आता है एट t इज इक्वल्स टू ऑफ 0 पे।
और मैंने ये मान के चला है कि इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो जीरो नहीं था, इट वॉज VC0 माइनस वॉज इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हो आप, एक काम करो इसको ले लो VC0, ठीक है। तो VC0 माइनस पे जो पोटेंशियल था इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना था, VC0 था। चलिए एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आप इस पूरे के सर्किट में अगर क्या लगाते हो, आप KVL लगाते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे आप KVL लगाते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस दी क्या बैटरी इज गोना बी माइनस ऑफ V, बिकॉज V के निगेटिव टर्मिनल को स्ट्राइक कर रहा है। सिमिलरली इज गोना बी R इंटू IT, और जो क्या आएगा ड्रॉप अक्रॉस भी क्या आएगा, कैपेसिटर आएगा, वो होने जा रहा है C1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना रहा है, ये इंटीग्रल इक्वेशन बना रहा है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं अपने डिफरेंशियल डोमेन पे ला सकता हूं। देखो कैसे, इस सर्किट को मैंने क्या किया है, रीअरेंज किया है फॉर t greater than 0 के लिए। तो ये सर्किट हो सकता था, थोड़ा ध्यान देंगे, ये सर्किट कुछ ऐसा हो सकता था। आपने इसको क्या ले लिया है, ग्राउंड ले लिया है, मैंने इसको क्या किया है, ग्राउंड लिया है। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस का वर्थ R है, ये क्या है आपके पास DC बैटरी ऑफ V की है, और ये क्या है C है। और आपको ये पता है कि इनिशियली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, VC0 है। आपने क्या किया, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया है VCT। बनता भी है मानना, क्यों? क्योंकि जो क्या होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सीधे सीधे क्या होगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो अक्वायर्ड वोल्टेज है उसके बराबर होगा। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज VC ऑफ T। अब ध्यान देना, यहाँ आप KVL लगाने की जगह में KCL लगा रहे हैं, और जैसे ही आप इस प्रॉब्लम में KCL लगाएंगे यू विल गेट टू नो कि ये प्रॉब्लम किसका बन रहा है, फिर से लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बन रहा है। तो अगर आप प्रिंसिपल नोड पे बैठे हैं तो KCL ये बोलता है कि प्रिंसिपल नोड से हमेशा जो करंट क्या होंगे, आउटरिंग होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो एज पर द KCL नेट वर्थ ऑफ द करंट आउट इज इक्वल्स टू ऑफ करंट इन। तो मेरे को ये समझ में आता है इस नोड से दोनों के दोनों करंट क्या है, आउट है, दोनों ऐड होंगे, और इज इक्वल्स टू करंट इन। करंट इन क्या है, इस पूरे के पूरे सर्किट में इस नोड के अक्रॉस कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होने जा रहा है, सीधे सीधे 0 होने जा रहा है। तो चलिए यहां से अगर फ्लो ऑफ करंट निकालते हैं तो ये आसानी से निकलता है कितना, VCT माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, R प्लस। मैं यहां देखता हूं कि यहां से फ्लो ऑफ करंट कितना होगा, तो कुछ नहीं होने जा रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो क्या आने जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आने जा रहा है, उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे और C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होने जा रहा है C d/dt ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VCT, और जो आपका दूसरा जो टर्मिनल है कैपेसिटर का वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, जो किसके बराबर होने जा रहा है, 0 के बराबर होने जा रहा है। चलिए इसको फिर से थोड़ा क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आती है यहाँ से, सर VCT माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय ऑफ R प्लस ऑफ C dVCT ऑफ dt इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इसको मैं थोड़ा सा फिर से रीअरेंज कर रहा हूं, किस फॉर्म में रीअरेंज कर रहा हूं, लेबनीज फॉर्म में रीअरेंज कर रहा हूं। सो द स्ट्रक्चर कुड बी C dVC by of dt प्लस VCT डिवाइडेड बाय ऑफ R इज इक्वल्स टू ऑफ V। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था यहां क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कांस्टेंट और इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो C को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां से आपको बिल्कुल हूबहू एक स्ट्रक्चर मिल चुका है, किस फॉर्म का, Leibniz form of the linear differential equation का, and this is sort of this V by R, sorry V by C it is, V by C it is। तो सेम का सेम प्रॉब्लम मैंने थोड़ी देर पहले एड्रेस करने की कोशिश की थी, आप चाहो तो वहां से सीधे सीधे इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलो फॉर द टाइम बिंग मैंने ये मान के चला हुआ है, तो यहां से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, dx की जगह में यहाँ dt होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस रिस्पेक्ट में फॉलो हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में फॉलो हो रहा है। सो हियर इट्स गोना बी e टू द पावर t डिवाइडेड बाय ऑफ rc। अग्रीड, दैट्स गोना बी माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा y ऑफ t जो है वो कितना है, vc ऑफ t है, विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर t rc इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t rc विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ q इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाय ऑफ c dt। एंड हियर आपके पास एक क्या आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आएगा, C इसलिए नहीं लिख रहा हूं, तो अदरवाइज आप कैपेसिटेंस और आर्बिट्री कांस्टेंट्स के बीच में क्या करेंगे, आप कंफ्यूज करेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो हियर इज गोना बी VCT e टू द पावर t डिवाइडेड बाय ऑफ RC इज इक्वल्स टू, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर में आएगा RC e टू द पावर t डिवाइडेड बाय ऑफ RC इनटू V डिवाइडेड बाय ऑफ C, ठीक है, dt, सॉरी द dt वेंट्स आउट, प्लस क्या होगा, K होगा, यही होने जा रहा है। तो थोड़ा सा संभल के आप इस चीज को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट द आउटकम इज ऑल अबाउट।
ठीक है। सो हियर अब थोड़ा सा आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेट मी चेक इट आउट। सो हियर इज गोना बी VCT, okay, here it's gonna be VCT divided by of R, here is gonna be C dVC by dt is equals to of here is gonna be V by R, तो ये होगा आपका RC, ये मिस्टेक लगी रहा था मुझसे हो रहा है, तो ये होगा V डिवाइड बाय ऑफ RC। आगे आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगा, here it's gonna be VRC, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से RC गया और साथ में क्या गया, RC गया। तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में e टू द पावर t डिवाइड बाय RC से डिवाइड करना है। तो ये करने से मुझे समझ में आता है सर VCT जो समझ में आया मेरे हाथ में जो आता है, दैट्स गोना बी V प्लस K टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय RC। सो VCT इज इक्वल्स टू V प्लस K इंटू e टू द पावर t डिवाइड बाय RC, ठीक है। अगर आप इसका k की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप स्टडी करें t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट जो बिहेवियर पे आया था वो कब आया था, t इज इक्वल्स टू 0 के बाद आया था। और मुझे पता है कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज सडनली चेंज नहीं करता, प्रोवाइडेड ये कहाँ कनेक्टेड हो, किसी एक टाइम कॉन्स्टेंट के फ्रेम पे कनेक्टेड हो। टाइम कॉन्स्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, टाइम कॉन्स्टेंट अगर 0 होगा तो कैपेसिटर भी सडन चेंज अलाउ करता है। बट यहाँ सीरीज में R और C लगा हुआ है, द टाइम कॉन्स्टेंट यूज टू बी RC, जो आप नेटवर्क में पढ़ेंगे विच इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब सडन चेंज अलाउड नहीं होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट 0 माइनस होगा वही क्या होगा, 0 प्लस होगा, ये जिसको मैंने ले लिया है VC 0। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ होने जा रहा है, एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे VCT जो होगा वो क्या होगा, VC 0 प्लस, जिसको मैंने लिखा है VC 0 इज इक्वल्स टू ऑफ V प्लस, आगे जाके देखेंगे K को एज इट इज रहने दिया है मैंने, और साथ में होगा e टू द पावर 0। तो यहाँ से K की वैल्यू जो समझ में आती है वो समझ में आती है सर मेरी होगी VC 0 माइनस ऑफ V। आप इस वैल्यूज को वहाँ फीड करेंगे तो पता चलता है द वैल्यू इज गोना बी VCT इज इक्वल्स टू ऑफ V प्लस K की वैल्यू जो है वो कितनी है, VC 0 माइनस ऑफ V e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय RC लिख सकते हैं या टाउ लिख सकते हैं। यार एक चीज़ ध्यान देना, ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस में, और नेटवर्क एनालिसिस में जो फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है वो होने जा रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, विच यूज टू बी इक्वल्स टू ऑफ VCT इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस within a bracket voltage across the capacitor at t is equals to 0 minus voltage across the capacitor at t is equals to infinity e to the power minus t divided by RC। ये है या नहीं, बिल्कुल हूबहू आपने जो कैलकुलेशन किया वो यहीं से तो निकला हुआ है। देखो जब अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया t is equals to 0 पे, तो एट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और एट लास्ट क्या करेगा, ये पीक वोल्टेज से चार्ज हो चुका होगा। तब पता चल रहा है कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V वोल्ट। तो VC इन्फिनिटी जो है वो कितना है, V वोल्ट। सिमिलरली आपने जैसे t इक्वल्स टू 0 पे इसको क्या किया है, स्विच को क्लोज किया है, उस समय वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होगा, मैंने लिया हुआ ये प्रॉब्लम क्या है, इनिशियली अनचार्ज का केस नहीं है, कैपेसिटर कुछ चार्ज लेके आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, VC 0। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो V जो होने जा रहा है वो VC इन्फिनिटी होने जा रहा है, और VC 0 तो कहीं ना कहीं t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था ही। तो आप आज के बाद से जो नेटवर्क में ये फॉर्मूला रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, ये भी कहां से निकला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकला हुआ है। ध्यान रखेंगे आप, अगर थोड़ा सा और इस प्रॉब्लम को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अगर t की जगह में आपने 0 रखा, अगर t की जगह में आपने 0 रखा तो ये क्या हो चुका होगा, e टू द पावर 0, और इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, VC इन्फिनिटी प्लस VC 0 माइनस VC इन्फिनिटी। VC इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा और आप वाकई में निकाल पा रहे हैं VC 0 की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ऊपर की इक्वेशन की वैलिडिटी चेक की है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, कुछ नहीं करना है आपको, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखना है, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कितना हो जाएगा 0, पूरा का पूरा ये कंपोनेंट स्मैश हो गया, और आपके हाथ में जो रिजल्ट आएगा वो आने जा रहा है VC इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में ये भी कहाँ से निकला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। किस डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकला हुआ है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, नेटवर्क में फ्रिक्वेंटली ये क्या है, स्ट्रक्चर का या फिर ये रिस्पॉन्स का अपन क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं, जब मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की स्टडी करूंगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से कहीं ना कहीं इट विल टेक हेल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप याद भी रखेंगे तो नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपके पास आसानी होने जा रही है कि
सर अगर मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू एज वीसी इन्फिनिटी। कैपेसिटर के अक्रॉस एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वोल्टेज क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो, फिर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी पे क्या होगा, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो किससे, e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय ऑफ टाउ या फिर किससे, आरसी से। सो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, सीरीज आरएल सर्किट को भी भाई ने क्या किया, लेबनीज ने आसानी से क्या किया, डील किया है, और सिमिलरली आपके सीरीज आरसी सर्किट को भी लेबनीज ने आसानी से क्या किया है, डील किया है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं और कुछ मैं सीधे सीधे अब इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या बोलता है, विद द इनिशियल कंडीशन x at t is equals to 1 is equals to 0.5, the solution of the differential equation t dx by dt plus x is equals to of t is, तो आपका जो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है दैट इज व्हाट t dx of dt प्लस ऑफ x is equals to of t, और आपको बाउंड्री कंडीशंस भी दिए हुए हैं, एट t इज इक्वल्स टू 1 पे x का जो वर्थ है वो क्या है 0.5 में है, और आपको इस प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन जो होगा जनरल सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ऑप्शंस देख के समझ में आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होगा। मोर ओवर आपको अगर x की वैल्यू किसी एक प्रिसाइज वैल्यू ऑफ t पे अगर गिवन है तो आप उससे आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो ये प्रॉब्लम पहले जनरल सॉल्यूशन का बनेगा, और जस्ट जैसे ही आपने क्या किया स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ c फीड किया, ये प्रॉब्लम किसका बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बनेगा। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्वाइट ईजी। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर करने से ये होगा dx डिवाइडेड बाय ऑफ dt प्लस होगा x डिवाइडेड बाय ऑफ t, और t को आप t से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसका प्रॉब्लम है, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्यों? क्योंकि पहला डेरिवेटिव के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरा जो कंपोनेंट होना चाहिए वहां जो आपका डिपेंडेंट टर्म होना चाहिए वो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए है, और उसके साथ जो मल्टीप्लायर फैक्टर होना चाहिए वो केवल फंक्शन ऑफ हो सकता है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ क्या है t, तो डेफिनेटली ये फंक्शन केवल किसका है 1/t का है। राइट का जो कंपोनेंट है वो q है, q हो सकता था फंक्शन ऑफ t विच इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, या फिर एट वर्स्ट हो सकता था कांस्टेंट इंक्लूडिंग 0, देख लिया है। तो यहां से अगर मैं रिकॉल या फिर क्या करता हूं, रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो पता चलता है सर यहाँ से जो p है वो कुछ नहीं है 1/t है, और जो q है वो कुछ नहीं है 1 है। तो आप आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रॉब्लम के लिए निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ p along the independent variable, here it is dt। तो ये समझ में आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t यूज्ड टू बी ln of t, और e टू द पावर ln of t को आप लिख सकते हैं कितना t। तो आपसे if की वैल्यू आसानी से निकल चुकी है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y तो नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, which will get multiplied with the integrating factor जो कितना है t is equals to of integration of integrating factor which is getting multiplied with q which is 1 along dt, और प्लस आएगा आपके पास एक arbitrary constant c। तो आप इसको आसानी से फेच कर सकते हैं, होगा x of t into 1 is gonna be t, और t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t स्क्वायर डिवाइड बाय ऑफ 2, और प्लस में साथ में कितना होगा x, सॉरी c। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे जो आपका सॉल्यूशन है किस फॉर्म में चाहिए देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में चाहिए। तो मैंने क्या करना है, t को यहाँ क्या करूंगा, राइट में शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ से समझ में आया ये होगा t डिवाइडेड बाय ऑफ 2 प्लस c डिवाइडेड बाय ऑफ t। इसे पढ़ लिया, और आपको एक डिटेल दिया हुआ है x की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू पे 1 है, t इज इक्वल्स टू 1 पे कितना है 0.5 है। तो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी 0.5, x की वैल्यू मैंने रखी कितनी 0.5, और वो भी कब, जब t कितना है 1 है। तो ये होने जा रहा है 1/2 प्लस c डिवाइडेड बाय ऑफ t, t फिर से क्या है 1 है, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो आसानी से समझ में आ रही है सर, c इज इक्वल्स टू ये भी 0.5, ये भी 0.5 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू कितनी आने जा रही है 0 होने जा रही है। तो c की 0 आप वैल्यू रख के x की आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो x जो इस प्रॉब्लम में सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू ऑफ t/2। सो द देखेंगे, it has come in mechanical year of 2009. The problem states that x times of dy by of dx plus y is equals to of x to the power 4, और आपको दिया हुआ है y at x is equals to of 1 पे y का वर्थ जो है 6/5 है, और मुझे क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन फिर से क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज आई विल एबल टू फीड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ c बिकॉज ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशंस। अग्री? चलिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपन लेबनिज फॉर्म के फॉर्म में अगर इसको क्या कर लें, इजिली
अलाइन कर लें, सो होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई मेरे, थोड़ा सा तेज चलो, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है इस प्रॉब्लम में 1/x dx है, डेफिनेटली होगा e टू द पावर ln x, और यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन निकलने जा रहा है वो क्या निकलने जा रहा है x। ठीक है, अब बाय द वे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो y से मल्टीप्लाई होगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कितना है x इज इक्वल्स टू ऑफ, ध्यान देना एक स्टेप और आगे जाता हूँ इस प्रॉब्लम को लेके, तो ये क्या होने जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ क्या q, और साथ में क्या आपका q कितना है, ध्यान देना x क्यूब है, और साथ में क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेट होगा अलॉन्ग दी c। ठीक है, तो ये होगा y डॉट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, ये होने जा रहा है x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होने जा रहा है x टू द पावर 5 डिवाइड बाई ऑफ 5 प्लस साथ में क्या होगा c। x को आप राइट में ट्रांसफर करो तो ये पता चलता है ये होगा x टू द पावर 4 डिवाइड बाई ऑफ 5 प्लस c डिवाइडेड बाई ऑफ x। ठीक है, आपको जैसे डिटेल्स दिए हुए हैं एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे y की वैल्यू कितनी है 6/5 रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं और उस समय y की वैल्यू रखनी होगी मुझे 6/5। चलो x की जगह में 1 रखते हैं तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 5 प्लस कितना होगा 6, यही होने जा रहा है प्लस c। तो कुछ नहीं करना है, c अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो c इज गोना बी c 6 डिवाइड बाई 5 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 5, दैट इज व्हाट इट इज। सो c की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, द एलसीएम इज गोना बी 5 एंड हियर इज गोना बी 6 माइनस 1 दैट इज अ 5, हियर इज गोना बी 5/5, द वैल्यू ऑफ c इज प्रिसाइसली 1। आप जैसे ही क्या करेंगे c की वैल्यू यहाँ फीड करेंगे, ये आपका क्या था, चलो यहाँ फीड कर लो, एक ही बात है, यहाँ फीड कर लिया, ये क्या था जनरल सॉल्यूशन था, और c की वैल्यू आप जैसे प्रिसाइसली फीड करेंगे आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट y इज गोना बी x टू द पावर 4 डिवाइड बाई ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ x बाई कीपिंग c इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो अगर मैं यहाँ से आंसर चेक करने की कोशिश करूँ, सो द परफेक्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर ए। सो द आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये फिर से किसका प्रॉब्लम था, डेफिनेटली लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम था। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम the solution again from GATE mechanical year of 2006. The problem says that the solution of the differential equation dy by dx plus 2xy is equals to of e to the power minus x square with y at x is equals to of 0 is equals to of 1। चलिए, तो ये प्रॉब्लम फिर से किसका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, डेफिनेटली कहाँ का है, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखते हैं प्रॉब्लम है क्या, ये है dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी है, 1 है। ठीक यार, अब थोड़ा फास्ट करो प्रोसेस, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मैथ्स में जल्दी से अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को स्मैश करते बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप टाइम का कुशन बचा पा रहे हैं, जिसको आप बाकी सब्जेक्ट में इजीली अवेल कर पाएंगे। चलो, तो इसका क्या होने जा रहा है, सॉल्यूशन जो होता है थोड़ा सा बताएंगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा सर इसका y लिख लिए इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ नहीं होने जा रहा मेरे भाई, देखेंगे y का जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 2x है, वो होगा आपका p। आप क्या करने जा रहे हो, एक्सपोनेंट के पावर में उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। तो ध्यान देना, अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसका जो रिजल्ट आने जा रहा है वो आने जा रहा है e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रॉब्लम कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग डी एक्स प्लस सी। तो ये होने जा रहा है y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो चुका होगा, कैंसिल होकर 1 हो चुका होगा, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा x, साथ में आएगा कितना c। ठीक है, साथ में आने जा रहा है c। विच क्वेश्चन इट वॉज, ओके। तो चलिए मैं यहाँ से y की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ, तो y इज गोना बी x, राइट में शिफ्ट हुआ है, क्या होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे दी हुई है कितनी, 1। चलिए फीड करते हैं, y की वैल्यू 1 फीड करनी होगी ओवर x इज इक्वल्स टू कितना, 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो चुका होगा, e टू द पावर माइनस 0 प्लस c e टू द पावर माइनस 0 दिस। सो 1 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा, और यहाँ से जो रिजल्ट समझ में आया आपके हाथ में, c इज इक्वल्स टू कितना, 1।
आप कुछ नहीं, c इज इक्वल्स टू 1 फीड करें, यहाँ फीड करें, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वो कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से y के वैल्यू समझ में जो आई है वो है x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह में आप 1 रख रहे हैं, रिजल्ट जो आएगा वो होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो अगर बाय द वे अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करने से समझ में आता है। सो y इज इक्वल्स टू ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज गोना बी 1 प्लस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो द रिजल्ट इज गोना बी b। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको एक फेयर सा आइडिया हो गया होगा कि सर वाकई में लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीरीज आरएल के होंगे, सीरीज आरसी के होंगे। आरएलसी सर्किट यूजुअली अवॉइड करता है गेट में, अदरवाइज इट बिकम्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर प्रॉब्लम आरसी आरएल के हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को आसानी से स्मैश कर सकते हैं, किससे, यूजिंग द लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो आई कैन से वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, द लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is very very important. Is that part clear? चलिए, तो इसी फॉर्म में अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, विच इज गोना बी रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये प्रॉब्लम जो है लेबनीज फॉर्म का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिसमें मैं कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट जरूर कर सकता हूं, किस फॉर्म में, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो यार आप इसका सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना, जो फॉर्मेट होने जा रहा है रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होने जा रहा है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू ऑफ q y टू द पावर n। तो यार एक चीज ध्यान देना है, कहानी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर y टू द पावर n नहीं होता तो p अभी भी फंक्शन ऑफ x है, q अभी भी फंक्शन ऑफ x है, इंक्लूडिंग कांस्टेंट। तो यहाँ p और q जो है वो दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसा सच अगर y टू द पावर n नहीं होता तो ये प्रॉब्लम हो जाता किसका, लीनियर फॉर्म ऑफ द लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन ये पूरा का पूरा काम चौपट किया हुआ है किसने, y टू द पावर n ने। y टू द पावर n को अगर मेरे को कंपनसेट करते बने तो शायद ये प्रॉब्लम फिर से बन जाए किसका, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है, आप क्या करने जा रहे हैं, y टू द पावर n डिवाइड करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कहां, राइट हैंड साइड में। तो ये इसका रिजल्ट जो आने जा रहा है वो होगा 1 डिवाइड बाय y टू द पावर n dy बाय ऑफ dx प्लस होगा p y डिवाइडेड बाय y टू द पावर n इज इक्वल्स टू ऑफ q। क्यों, क्योंकि आप y टू द पावर n को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये तो स्मैश हो चुका होगा। तो यहां से जो रिजल्ट आपके सामने आया इसको आप लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस n dy बाय dx प्लस p, ये है y टू द पावर 1 और ये है y टू द पावर n। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली जाके न्यूमरेटर में इसका सब्सट्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर का पावर जो 1 है और डिनोमिनेटर का पावर जो क्या है, n है। तो ये हो जाएगा p y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू ऑफ q। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y टू द पावर y टू द पावर 1 माइनस n को बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ t फॉर द टाइम बीइंग, मैंने माना हुआ है t इज इक्वल्स टू ऑफ y टू द पावर माइनस n। अब मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसका मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो मैं बोल रिपीट कर रहा हूँ, t की जगह में मैंने क्या लिया हुआ है, y टू द पावर 1 माइनस n लिया हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैंने क्या करना है, t का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने जैसे ही t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, सो हियर इज गोना बी dt बाई dx। राइट में भी यही फॉलो होगा, y का डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले इसका पावर बाहर आएगा, साथ में y टू द पावर 1 माइनस n, इससे माइनस 1 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन होने जा रहा है किसका, dy बाई dx का। आ रहा है समझ में बात? तो यहाँ से dt बाई dx आसानी से समझ में आ गया मुझे क्या निकला। सो सर dt बाई dx इज गोना बी 1 माइनस n, ये होने जा रहा है इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, और साथ में ये है माइनस 1 गया, ये क्या होगा, y टू द पावर माइनस n विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद dy बाई dx। और या फिर यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, dy बाई ऑफ dx मल्टीप्लायर विथ y टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस n गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ dt बाई ऑफ dx। ठीक है, कुछ नहीं करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन में y टू द पावर माइनस n dy बाई dx में रिप्लेस करने जा रहा हूं किससे, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस n dt बाई ऑफ dx से प्लस p, और ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, t है, इज इक्वल्स टू ऑफ q। इसको थोड़ा सा रीसफल करूंगा तो ये होगा dt बाई dx प्लस 1 माइनस n
पी टी इज इक्वल्स टू ऑफ क्यू 1 माइनस एन। और अब आप देख रहे हो ये परफेक्ट प्रॉब्लम है किसका, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो किसकी तरह काउंट होगा, P की तरह काउंट होगा। ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है किसकी तरह काउंट होगा, Q की तरह काउंट होगा। आप इसको सॉल्व कर लें और लास्ट में वापस आपको फीड करना है y टू द पावर -1 की जगह में क्या फीड करना है, t फीड करना है। सो इजीली यू विल गेट दिस आंसर। तो ध्यान देना ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपका Q y टू द पावर n कल के दिन में y टू द पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, आपको इजीली आप उस प्रॉब्लम को कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इस प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है once in a while the problem have come in gate। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं बाय टेकिंग वन प्रॉब्लम, तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम को यस सर लेबनीज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं, देखते हैं कैसे। तो मुझे एक प्रॉब्लम मैंने पिक किया है, प्रॉब्लम है x dy by of dx प्लस y इज इक्वल्स टू ऑफ x टू द पावर 3 y टू द पावर 6। मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात तो एक चीज क्लियर रखेंगे, ये जो प्रॉब्लम है वो लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। क्यों, आप थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करके देखेंगे तो आप x को पहले ट्रांसफर करो कहाँ, या फिर x को आप डिवाइड करो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में, तो ये होगा y डिवाइड बाई x। यहाँ तक सही है, p भी जो है फंक्शन ऑफ x है, लेकिन आप राइट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा x टू द पावर 3 में से x डिवाइड हुआ है तो डेफिनेटली x स्क्वायर आएगा, लेकिन ये y टू द पावर 6 ने क्या किया है, गड़बड़ किया हुआ है। अगर y टू द पावर 6 नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आसानी से किसका होता, लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता, और इस प्रॉब्लम को आसानी से अपन सॉल्व कर चुके होते यूजिंग टेकिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, लेकिन ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर आप रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे तो समझ में आता है यहाँ p है, यहाँ q है, और q किससे मल्टीप्लाई हुआ है, y टू द पावर n से। या तो आप रिकॉल कर लें कि आपका फॉर्मूला क्या था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या फिर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ नहीं, y टू द पावर x को क्या करना है, आप सबसे पहले डिवाइड करो कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे और कहाँ, राइट हैंड साइड में। डिवीजन करते हैं तो ये होगा y टू द पावर -6 dy बाई dx प्लस 1 बाई x y टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर। अब आप y टू द पावर -5 को ले लें t, या फिर रिवर्स लूँ तो t इज इक्वल्स टू ऑफ y टू द पावर -5 ले लें। t का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा dt बाई dx इज इक्वल्स टू ऑफ -5 y टू द पावर -6 dy बाई dx। यही होने जा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँ y टू द पावर -6 dy बाई ऑफ dx को लिखा जा सकता है -1/5 को इधर ट्रांसफर करें तो ये होगा -1/5 ऑफ dt बाई ऑफ dx। आसान सा है। चलो, तो y टू द पावर -6 dy बाई dx को मैं क्या फीड करने जा रहा हूँ, -1/5 dt बाई ऑफ dx। अग्रीड। और साथ में जो वैल्यू आने जा रही है वो वैल्यू आने जा रही है प्लस 1/x y टू द पावर -5 इज नथिंग बट t इज इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर। चलो, तो इसको लेबनीज फॉर्म में थोड़ा सा सेटल करने के लिए -1/5 को सेटल करना पड़ेगा, या मैं बोलूँ -5 को मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज व्हाट, राइट हैंड साइड में। कर लिया मैंने, तो ये होगा dt बाई ऑफ dx, साथ में होगा -5 डिवाइडेड बाई ऑफ x, t इज इक्वल्स टू ऑफ -5 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा आसान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, -5 डिवाइडेड बाई ऑफ x dx। यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो आएगा e टू द पावर -1/x का जो इंटीग्रेशन होगा होगा ln ऑफ x। ln ऑफ x जो आउटसाइड में मल्टीप्लाइड है 5 से, मैं लिख सकता हूँ ln x टू द पावर 5। इज दैट पार्ट क्लियर? और यहाँ से आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ऑफ x टू द पावर 5। और यहाँ से मुझे समझ में आया, इससे रिजल्ट आया है कितना, 1 डिवाइडेड बाई ऑफ x टू द पावर 5। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के चले हैं, कितना है, 1 डिवाइडेड बाई ऑफ x टू द पावर 5। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होने जा रहा है वो होगा y की जगह में अब क्या है, t का रिप्लेसमेंट है, विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q along with the integrating factor, तो होगा 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 इनटू -5x स्क्वायर dx, साथ में एक कांस्टेंट आएगा k या c, कुछ भी ले सकते हैं।
इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसको आगे अगर अपन प्रोसेस करते हैं तो होगा t डिवाइड बाई x टू द पावर 5, यहाँ से -5 आप कॉमन निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x टू द पावर 2 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 जो होने जा रहा है x टू द पावर -3 dx along k, ठीक। तो यहाँ से होगा t डिवाइड बाई x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ऑफ -5 और इंटीग्रेशन आप x टू द पावर -3 का करेंगे तो इट यूज टू बी x टू द पावर n+1, तो ये होगा -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई ऑफ -2 और साथ में होगा प्लस के। इसे पढ़ लिया, साथ में होगा कितना प्लस के। तो यार अब इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपन को एडजस्टमेंट्स करने हैं, हाँ। और लास्ट में केवल t की जगह में क्या रखना है मुझे, y टू द पावर -5। तो t जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रख रहा हूँ मैं, y टू द पावर -5। तो ये होगा t की जगह में y टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस और माइनस कैंसिल हो चुका है, बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 2। x टू द पावर -2 को आप नीचे लाके क्या कर सकते हैं, x² से कंक्लूड कर सकते हैं और प्लस क्या आएगा k। y टू द पावर 5 को आप नीचे ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ऑफ x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ऑफ 5/2x² प्लस ऑफ k, ठीक है, प्लस ऑफ k। तो यही आपका क्या होने जा रहा है, सॉल्यूशन होने जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट दिस सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने अभी तक k को अपनी प्रिसाइज वैल्यू से शिफ्ट नहीं किया है, रिप्लेस नहीं किया है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट द क्या conversion of the Lebnitz form of the linear differential equation. It's also called Bernoulli's form of the differential equation. What it's called? Bernoulli's form of the differential equation. जहां आप प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चलिए इसको रब आउट करता हूं मैं। तो चलिए फिर इसी सीक्वेंस में अपन एक गेट का प्रॉब्लम ले लेते हैं। द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 2005। देखो प्रॉब्लम में लिखा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल्स टू ऑफ y टू द पावर 1 - n ऑफ द equation where the equation has been given as dy by dt plus pt into y is equals to of qt into y to the power n where n is greater than 0 will be, there are 4 options are clearly given over there। तो ये प्रॉब्लम अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये कहीं ना कहीं क्या है, रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? अगर आप इस प्रॉब्लम को कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहां से आप y टू द पावर n को क्या कर लें, यहां से स्मैश कर लें, बट एनीवे सीधे सीधे स्मैश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ने एक अल्टरनेट दिया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में आप इस प्रॉब्लम को क्या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। और वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोला है, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। तो यार ये प्रॉब्लम देख के समझ में आता है, तो आई थिंक मेरे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपका, रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, पहली चीज। दूसरा यार कुछ बुक्स में रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन भी बोला गया है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए। इस ऊपर वाले इक्वेशन को बर्नौलीज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी बोला गया है। सो इन फ्यूचर I may refer this particular structure as a reducible to the Leibniz form of the linear differential equation or the Bernoulli's form of the equation। यार देखो करते क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, y to the power n को क्या करोगे आप, लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, या फिर अल्टरनेट बोलो तो y to the power n को आप क्या करने जा रहे हो, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने जा रहे हो। लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से y to the power n स्मैश हो चुका है, ये होगा y to the power 1 - n और यहाँ होगा y to the power -n। और लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जो y to the power 1 - n है, आप इस किसी दूसरे वेरिएबल से इसको क्या कर लें, अल्टर कर लें। तो इससे क्या बेनिफिट होने जा रहा है, पूरा का पूरा इक्वेशन फिर से सेटल हो जाएगा किस फॉर्म में, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये तो मैंने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो यार गेट का प्रॉब्लम में तो आपको इतना भी एफर्ट करने नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि जो सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है इस प्रॉब्लम के लिए वो होने जा रहा है क्या, v is equals to of, it has been clearly given v has to be substituted as y to the power 1 - n। और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप यही तो करते हो। और ये कर लेने के बाद जो आपका क्या होता है, एक नॉन लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आई थिंक अगर ये डिटेल नहीं भी दिया होता और आपके ऑप्शंस अगर A B C D को आप कीनली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो क्या है, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं था तो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आप एफर्ट कर रहे हैं उसको कहां लीनियराइज करने के लिए, तो प्रॉब्लम वैसे भी हो जाता किसका, बर्नौलीज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का, या फिर reducible to the Lebnitz form of the linear differential equation का। तो आई थिंक वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। तो जो प्रोसेस मैं पहले फॉलो करता था उसको फटाफट फिर से फॉलो करूंगा। मैं y टू द पावर n लेफ्ट राइट में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। सो यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी y टू द पावर माइनस n dy डिवाइडेड बाय ऑफ dt प्लस pt y डिवाइडेड बाय ऑफ y टू द पावर n विल मेक इट y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू ऑफ, यहां केवल कंपोनेंट बचेगा आपके पास किसका, q ऑफ t का। अग्री। तो अब मुझे क्या करना है, जो जिस फॉर्म में इसने वेरिएबल को क्या करने की कोशिश की है, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, आई विल बी टेकिंग द सेम वे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, y टू द पावर 1 माइनस n हैज बीन आस्क्ड टू टेक एज v। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, मुझे केवल y टू द पावर 1 माइनस n को v नहीं फीड करना, यहां जो भी y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ था अब उसको भी मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा इन टर्म्स ऑफ v, बिकॉज y हैज टू बी कंप्लीटली वेनिस्ड एंड द y हैज टू बी फेड इन टर्म्स ऑफ v। तो केवल y को आपको v के टर्म्स में नहीं रखना है, इवन उसके डेरिवेटिव्स को भी क्या करना है, v के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में फीड करना होगा। सो चलिए इसके लिए एफर्ट करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर फंक्शन लेफ्ट एज वेल एज राइट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने जा रहा है, 1 माइनस n y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो कंपोनेंट जो लेफ्ट करेगा वो होगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू ऑफ dv बाई ऑफ dt। सो आई थिंक ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, चलिए एक स्टेप और अगर आप आगे यहां से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहां से समझ में आता है द वैल्यू विच विल बी लेफ्ट आउट इज गोना बी 1 माइनस n into y to the power 1 and minus 1 went out, y to the power minus 1 and dy by of dt is equals to of dv by of dt। देखेंगे अगर इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो y to the power minus and dy by dt तो बिल्कुल मैच कर रहा है इस फंक्शन से। सो आप इसका रिप्लेसमेंट सीधे सीधे कर सकते हो। तो एनीवेज मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करूंगा, सेग्रीगेट करने से मुझे समझ में आया y to the power minus n dy बाई dt को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 1 माइनस n इंटू dv बाई ऑफ dt। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट मैं यहां करता हूं। तो y टू द पावर माइनस n dy बाई dt की जगह में मैं लिखने जा रहा हूं y 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 1 माइनस n dv बाई dt। तो ये वैल्यू होने जा रही है 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 1 माइनस n dv बाई ऑफ dt, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक, प्लस p ऑफ t और यहाँ y टू द पावर 1 माइनस n को मैंने फीड किया था क्या, v। सो आई विल बी कीपिंग एज इट इज, इट्स गोना बी v इज इक्वल्स टू ऑफ q ऑफ t। अग्री। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपने ऑप्शंस के हिसाब से रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस n को लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड वंस आई मल्टीप्लाई 1 माइनस n टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, सो डेफिनेटली 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इट विल बिकम 1 एंड द कंपोनेंट विच विल रिमेन फर्दर इज गोना बी dv by dt। सिमिलरली प्लस 1 माइनस n will get multiplied with p of t along with v is equals to of q of t along with 1 minus n। ठीक, और अगर बाय द वे मैं प्रॉब्लम के हिसाब से इसको थोड़ा सफल कर लूं, सो यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर इज गोना बी dv by dt एंड देयर आफ्टर प्लस 1 minus n, thereafter p, definitely p is a function of t, so I can write even p, thereafter v is equals to of 1 minus n into q। तो अब ये जो पूरा का पूरा आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नया फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये क्या है, एक लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, मैंने पहले भी बोला था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्वालिफाई होने का बेसिक नीड ये है कि कभी भी जो डेरिवेटिव होना चाहिए उसका मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v का फंक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ में ध्यान देना आपका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। तो डिग्री भी क्या है इस प्रॉब्लम में, 1 है। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है यहां पर ध्यान देना, v जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डिग्री ऑफ 1 में होना चाहिए। तो v के पावर में कोई हाफ, रूट हाफ, 1/3, 2/3 नहीं है। और साथ में जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए फिर से वो क्या होना चाहिए,
एब्सेंट होना चाहिए यहाँ पर क्या, डिपेंडेंट टर्म का कंपोनेंट। तो डिपेंडेंट टर्म क्या है यहाँ, v है, और अगर आप इसको कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास 1 - n एक कांस्टेंट कंपोनेंट होगा, और p अगर आप इस प्रॉब्लम को कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो p क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो देख के ये समझ में आता है dv/dt के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ v मल्टीप्लाइड नहीं है, सिमिलरली v के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ v मल्टीप्लाइड नहीं है, और राइट साइड जो होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इन जनरल फैशन में अगर बोलूं तो ये क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये समझ में आया, डेरिवेटिव मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable multiplication must be free from the dependent variable, and at the last time or the last case what the complete function x has to be independent from the dependent variable and happening, तो कहीं ना कहीं क्या है, लीनियर फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है, और जो प्रॉब्लम था वो क्या था, बर्नौलीज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन था। बट एनीवेज मेरे को इतना ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, गेट में आपसे एक प्रॉब्लम पूछा गया, प्रॉब्लम में आपको 4 ऑप्शंस दिया गया, और आपको जो सब्स्टिट्यूशन के लिए एक बेसिक पैटर्न जो आपके हाथ में दिया था, v इज इक्वल्स टू ऑफ y टू द पावर 1 - n, ये कुछ नहीं था, ये एक पैटर्न था जिससे आप बर्नौलीज इक्वेशन को कहां पहुंचा सकते हो, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचा सकते हो। बट एनीवेज माय बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी दिस, एंड विच इज गोना बी ऑप्शन ए। इज दैट पार्ट क्लियर? सो द ऑप्शन ए इज गोना बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। चलिए तो इसी सीक्वेंस में पर आगे देखते हैं। So in 7th segment, basically we are going to discuss about the last kind of the format of differential equation, and here we are going to discuss about the exact form of the differential equation, exact differential equation। तो यार ध्यान देना, मैं 7th सेगमेंट की स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ उन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस की जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, और डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज स्टिल वैलिड ओनली फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज द ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑफ 1 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट के बारे में स्टडी करूंगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। So as far as the format of the exact differential equation is concerned, you will be having structure something like this. You will have a function which has the 2 variable x and y. Let's get multiplied with dx. Similarly, you will have another function. Let's call it function n. Again, which is a function of 2 variables x and y is equals to of 0. Is that part clear? So basically, as far as the structure of the exact form of the differential equation is concerned, you'll have m, which could be a function of 2 variable x and y, and similarly n, which could be the function of x and y, and they have been added together, and we had to get the solution out of this differential equation. But by seeing this format itself, you will not be able to say whether the given differential equation is a type of exact differential equation or not. For that you have to perform a small test, and now we are going to perform a small test, and the test is nothing but the exact differential equation validity test. So now we are going to conduct a small test over the given functions. So the function which is multiplied with the dx, that will get partially differentiated with respect to the y. That means dou m divided by of dou y. Definitely m is a function of x and y, and similarly n is multiplied with y here, okay, and n which is multiplied with y, now it will get partially derivated with respect to the x. Definitely n is a function of x and y, and if both of the values are found to be same, keep in mind जिस भी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन dx के साथ होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और जिस भी फंक्शन का मल्टीपल जो फैक्टर होगा, अगर वो dy होगा, उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। और अगर ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई, तो ऊपर का जो फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बोला जाता है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स कॉल्ड एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अग्रीड? So I can say this is the necessity condition for surviving this particular differential equation as a exact differential equation. अब यहाँ ध्यान देना, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आपका जो given differential equation है वो क्या है, exact form of the differential equation है, तो इसका solution is gonna be much easier. What's gonna be the solution? So now the test is okay. That means it has been proven to be a exact form of the differential equation. Now we can take its general solution. And general solution is gonna be
integration of m obviously, which is a function of x and y, dx. Keep in mind here all of the function which contains y, their y will be treated as constant. I'll repeat it. इसका मतलब कायदे से अगर m इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y और जब आप m का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे देयर y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. आई विल टेक वन न्यूमेरिकल, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर. इज दैट पार्ट क्लियर? प्लस once you'll integrate, definitely n is a function of x and y again, integrate with respect to the y. Keep in mind we had to keep only those components which are completely free from x. I'll repeat it again. तो n के आपको पूरे के पूरे कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं, n के वही कंपोनेंट लेने हैं जो क्या है, फ्री हैं किससे, x से, या केवल फंक्शन है क्या, y के. तो मैं लिख सकता हूं फंक्शंस फ्री फ्रॉम ऑब्वियसली क्या, x, or must have only and only what component of y, and hereafter it will be equals to of c. थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें. करना क्या है आपको, सबसे पहले आपके पास अगर बाय द वे एक फॉर्मेट दिया हुआ है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू ऑफ 0. शायद ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाए, प्रोवाइडेड यू हैव टू कंडक्ट अ टेस्ट. द टेस्ट इज कॉल्ड व्हाट, वैलिडिटी ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टेस्ट. एंड फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, व्हाटएवर द फंक्शन व्हिच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x, वी हैव टू पार्शियली डेरिवेट इट इन टर्म्स ऑफ y, एंड सिमिलरली व्हाटएवर द फंक्शन व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद y, वी हैव टू डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू द x. और इन द डिफरेंट सेंस आई कैन से इफ it is m dx plus n dy is equals to of 0, we have to differentiate m with respect to the dy, and here the derivation or differentiation will be a partial in nature, and similarly n with respect to the dx in partial in nature. And if both of the components are same, that means dou m by dou y is equals to of dou n by dou x, then its solution is very easy to calculate. शायद आपको इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया जिससे प्रॉब्लम इतना इजी हो गया सॉल्व करने के लिए. आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल लेके इट बिकेम मच इजियर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, m dx, we are going to take just integration both are the side, no, but not only we are going to just take integration. Once we take integration along with m, we assume y as a constant. आप सीधे सीधे इसको ऐसा नहीं ले सकते जब तक आप ये प्रूव ना कर लें क्या है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो आपको एक सहूलियत ये हो गई कि आप इंटीग्रेशन तो आसानी से कर लेंगे. क्यों? क्योंकि y को वहां आप क्या मान के चल रहे हो, कांस्टेंट. दूसरा कंपोनेंट इंटीग्रेशन यहां भी ले सकते थे, लेकिन यहां इंटीग्रेशन लेने से पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं होता, बिकॉज इट वुड हैव बीन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ x and y. लेकिन जैसे ही आपने इसको एग्जैक्ट प्रूफ किया प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया है. ये बोल रहा है भाई उस हर एक फंक्शन को ड्रॉप कर दो जहां क्या रखा हुआ हो, x का एक भी कंपोनेंट रखा हुआ हो, वी हैव टू जस्ट ड्रॉप इट आउट. और इसके बाद वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ द कंपोनेंट which will get what compared with c, where the c is nothing but the arbitrary constant. That is why this solution has been called as a general solution. Agreed? So I think it's the best time to take one numerical problem. आज तक गेट के इतिहास में कोई भी प्रॉब्लम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से नहीं आया है जहां एक प्रॉब्लम दिया हुआ हो जो एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, डो m बाई डो आई इज इक्वल्स टू डो n बाई डो x, आप प्रूव करें और उसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करके इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें. आज तक के इतिहास में गेट में इससे एक भी प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है. बट एनीवेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू टेक वन प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट इट इज. So I'm going to take one problem from obviously the exact form of the differential equation. Let's see what is the problem is. The problem is y square exy square plus 4x cube which is getting multiplied with dx plus 2xy exy square minus 3y square into dy is equals to 0. तो ये क्या है, आपका एक बेसिक प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम का जनरल सॉल्यूशन निकालना है. क्या निकालना है, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, एंड आई हैव टू टेक the general solution of this problem. I need to get the general solution of this problem. Is that part clear? तो यार देखिए सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगा कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को इस पूरे के पूरे पैटर्न से सॉल्व नहीं कर लेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक इट्स वैलिडिटी, वेदर इट इज अ वैलिड एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, एंड इफ इट इज यस डेफिनेटली आई कैन गो अहेड विद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन. विल सी हाउ इट बिकम्स सो सिंपल. इज दैट पार्ट क्लियर? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर
here, I'm just going to compare both of them. We can see very well the dx remains dx, and the m, which is a function of x and y, definitely this complete complex function can be talked as a m, which is a function of x and y. So I can at least mark it down. This is nothing but m, and similarly this is nothing but n. Agreed? So let's start doing the partial differentiation equation of m with respect to the y and similarly n with respect to the x. So at first instance I am going to calculate dou m divided by of dou y. Agreed? That means we had to differentiate y partially with respect to the y. That means the x will be assumed to be a constant value. So let's see what we are going to do over here. अगर by the way मैं यहाँ के बारे में बात करता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर रखना, यहाँ क्या होगा, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स होगा. क्यों? क्योंकि e के पास भी फंक्शन ऑफ y है और y स्क्वायर के पास भी क्या है, फंक्शन ऑफ y है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं ले सकता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स. तो चलिए डिफरेंशिएशन बाई अगर पार्ट्स लेता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, अगर y स्क्वायर का मैं पहली बार में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा 2y. It will be 2y, and the next component will remain as it is, exy square. Agreed? Next component जो होने जा रहा है, it's gonna be plus. अब मैं y square को as it is रख रहा हूँ, and now it's a turn to differentiate exy square with respect to the y. So what's gonna be the outcome of it? So exy square, its differentiation will be exy square, and thereafter there will be a differentiation. There will be a differentiation of xy square along with dy. That is what is happening. Agreed? So once we differentiate it, it remains 2y exy square plus of y square. Differentiation of xy square will lead this as, यार x तो यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों, या x बार निकाल सकते हैं क्योंकि it will be treated as constant. You can take x outside, and the differentiation of y square is gonna be 2y. It's gonna be 2y, which will get multiplied with exy square. And here is gonna be 2y exy square plus here it's gonna be 2xy cube exy square, and that is the value of dou m by of dou y. Is that part clear? So dou m by dou y has been clearly calculated. Now it's turn to calculate dou n versus of dou x. Agreed? So what we are going to do over here, we are going to differentiate this particular component with respect to the x. Again, यहाँ x का तो कोई component नहीं है, इसका differentiation x के respect में क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है. So just we have to focus over this component and we have to differentiate with respect to the x, and here also you'll have differentiation in parts. So let's see. First मैं इसका differentiation लेता हूँ 2xy, y तो यहाँ constant है, x के respect में differentiation जो होगा क्या होगा, 2y e to the power xy square plus नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2xy को अपन क्या रखेंगे, स्टडी रखेंगे, और अब जो है इट्स अ टर्न टू डिफरेंशिएट e टू द पावर xy स्क्वायर, एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू द x. सो इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट. क्या होगा, सबसे पहले इट विल रिमेन एज इट इज exy स्क्वायर, एंड देयर आफ्टर देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन ऑफ xy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द x. नाउ अग्रीड? सो लेट्स डू द रीअरेंजमेंट such that I'll be able to prove that the dou m by dou y and dou n by dou x is very same. Hence, it's a form of exact differential equation. Let's see how. So here, if you differentiate with respect to the x wins off. Only y square will be coming out, which will get multiplied with y will become y cube e to the power xy square. Agreed? And that is nothing but the equals to of dou n by dou x. Dou n by dou x. Agreed? So once you'll see their results, dou m by dou y and dou n by dou x, you'll get to know the equation number 1 and equation number 2. यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर समझ में आता है कि भाई dou m by dou y is precisely equals to of dou n by of dou x. इसका मतलब the given differential equation, we can call it equation A. Equation A is a exact form of the differential equation. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये हुआ तो आसानी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं. कौन सा रूल से? इस रूल से. देखो अब इस रूल को कैसे यूज कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या करना है, m के पूरे कंपोनेंट लाने हैं, इंटीग्रेशन जरूर करना है, बट वह y को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है. सो ओके, लेट्स फॉलो दैट. क्या करना है मुझे, वी हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ द कंपोनेंट. इट्स गोना बी y स्क्वायर e टू द पावर xy स्क्वायर
plus of 4x cube, which is getting multiplied with the dx, and here the y will be treated as constant, plus thereafter we don't have to bring all of the component of n, we have to bring only those component of n which is free from x. तो ध्यान देना, ये कंपोनेंट को अगर आप देखते हैं तो ये x से फ्री तो नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये क्या है, फ्री फ्रॉम द x है, तो केवल वही का वही कंपोनेंट आप क्या यहां लेके आएंगे, which will get integrated with respect to the y and which will be equals to of arbitrary constant c. Agreed? चलिए तो इस सीक्वेंस में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यार y तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, y स्क्वायर को बाहर निकालो, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यार सीधी सी बात है, मैं मान के चलता हूँ इसका इंटीग्रेशन थोड़ा तो आता होगा, y स्क्वायर कहाँ आएगा, डिवीजन में आ जाएगा, इट विल बी EXY स्क्वायर इटसेल्फ, ठीक, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 विल बी x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। अग्रीड? माइनस अब बाहर निकाल सकते हैं, इट विल बी 3y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3 c, सॉरी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूँ, y स्क्वायर 4 4 3 3, ठीक। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा दैट विल बी योर आंसर, विच इज इक्वल्स टू ऑफ EXY स्क्वायर प्लस ऑफ x टू द पावर 4 माइनस ऑफ y टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू ऑफ c, इज इक्वल्स टू ऑफ c। तो अगर बाय द वे इसका मैं एग्जैक्ट क्या देखता हूं, जनरल सॉल्यूशन देखता हूं फॉर द गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो दिस इज गोना बी योर जनरल सॉल्यूशन। अग्रीड? तो यार मेरे को ऐसा सच नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कुछ भी टफ लगेगा, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यस इट इज ट्रू ओनली फॉर द ऑर्डर 1 एज वेल एज व्हाट डिग्री 1। चलो इसी सीक्वेंस में अपन एक गेट का प्रॉब्लम ले लेते हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू रबिंग इट आउट। चलिए, इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम गेट सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 1997। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। फॉर द differential equation f within a bracket x comma y dy by dx plus g within a bracket x comma y is equals to of 0 to be exact is, आपके चार ऑप्शंस दिए हैं। कायदे से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, एंड दैट हैज बीन आस्क्ड एज अ 4 डिफरेंट ऑप्शंस इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए एक चीज ध्यान देते हैं, मैं केवल एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूं और लिखने के बाद है सच कुछ भी नया नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं मैं, हियर इट इज व्हाट f(x,y), here it is what dy divided by of dx plus g xy is equals to of 0। तो यार एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मेरे को क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को रीएडजस्ट करना होगा, और जैसे ही आप रीएडजस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा सर जो ऊपर में आपने पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल जैसे ही कि आपका ये क्या फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, तो आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। मैं क्या करने जा रहा हूँ, dx लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। dx यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, dx क्या यहाँ क्या आएगा, dx आएगा, और राइट में क्या आएगा, 0 आएगा। सो हियर इज गोना बी fxy विच गेट्स मल्टीप्लाइड विद dy, gxy विच गेट मल्टीप्लाइड विथ dx इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो थोड़ा सा रीसफल कर सकते हैं, तो रीसफल करने के पीछे कोई बेसिक रीजन नहीं है। रीसफल करने के पीछे बेसिक रीजन ये है कि आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अभी तक आपको मैंने जो पढ़ा है एग्जैक्ट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उससे सीधे कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो इसको आप अगर पहले लेके आओगे तो ये होगा gxy dx प्लस fxy dy इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से m को रिप्लेस कर दिया गया है g से, n को रिप्लेस कर दिया गया है f से, और अगर बाय द वे अभी भी इस प्रॉब्लम को आपको एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में सजा के रखना है या अरेंज करना है, तो पहले बेसिक नीड जो थी वो क्या थी, डो डिवाइडेड बाय ऑफ डो y ऑफ m, बट द m हैज बीन रिप्लेस्ड विद द g, so now it becomes dou g divided by of dou y. You can take either x g which is a function of x and y, which is equals to of dou divided by of dou x of what n, और n किससे रिप्लेस हो चुका है, f से। क्यों? क्योंकि n जो था वो dy का मल्टीप्लायर था, और f जो है वो क्या है, फिर से dy का मल्टीप्लायर है। सो आपसे केवल इस प्रॉब्लम में ये पूछा गया है, इस प्रॉब्लम में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट इज अ बेसिक नीड, यार नीड इज वेरी इजी, एंड डो g बाई डो y हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ डो f बाई डो x। ये तो पहला तरीका हो गया। इसका एक दूसरा तरीका मैंने पहले भी बोला था,
अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, अगर आपको ये चेक करना है वेदर इट्स एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, तो अगर ये फंक्शन dy का मल्टीप्लायर है तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएशन जो होगा वो पार्शियल इन नेचर होगा। रीजन, क्योंकि ये फंक्शन के पास दो वेरिएबल हैं। ठीक, सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन जिसका मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, x है या फिर dx है, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। और अगर दोनों के दोनों का पार्शियल डिफरेंशियल वैल्यू अगर एक दूसरे को मैच कर गए, सो अनडाउटेबली अगर ये मैच कर गया तो आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, so as far as the problem is concerned, let me see that. So the best most answer is option B. तो ऐसा सच आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं लग रहा होगा, इसमें कोई ऐसा सच कुछ भी डाउट वाली चीज़ तो है ही नहीं यार। सिंपल सा आपको क्या चल रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और उसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट पार्ट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू रबिंग इट आउट। तो चलिए, जो आपका सेकंड वीडियो था डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, उस वीडियो में आपने बेसिकली क्या क्या पढ़ा उसको अगर फटाफट कंसोलिडेट करते हैं, और उसके बाद एक इसका थर्ड वीडियो आएगा जहां मैं बात करने जा रहा हूं केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। लेकिन अभी मैंने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया भी जो लेबनीज फॉर्म का था, वहां उसका जो ऑर्डर था वो क्या था, 1 था। बट इसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा वहां मैं हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल और कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए अगर कंसोलिडेट कर लेते हैं कि आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा क्या। तो यार सेकंड वीडियो में आपने बेसिकली क्या पढ़ा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी की, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की, ऐसे कुछ था। और आपने एक चीज शायद नोटिस किया कि जितने भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट लिए थे, सबके ऑर्डर क्या थे, 1 थे और क्या थे, डिग्री 1 थे। इसका मतलब मैंने सेकंड वीडियो में केवल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, विच इज क्वाइट गुड। तो सबसे पहला मेथड जो आपने पढ़ा वो था वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक। थोड़ा सा रिकॉल करूं ये स्ट्रक्चर कैसा था, अगर फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसा था कि वेरिएबल्स को उनके डेरिवेटिव टर्म्स के फॉर्म में आप इसको सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। ये प्रॉब्लम चला जाएगा कहां, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, जैसे कि fx dx इज इक्वल्स टू ऑफ gy dy। इसका मतलब आपका डेरिवेटिव टर्म किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है केवल एक फंक्शन के साथ है जो खुद में क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। और सिमिलरली dy का मल्टीप्लिकेशन केवल एक फंक्शन से है जो केवल डिपेंड करता है किस पे, वेरिएबल y पे। तो कहीं ना कहीं आपने डेरिवेटिव टर्म को किस फॉर्म में सेपरेट कर लिया है, इनके वेरिएबल्स के फॉर्म में सेपरेट कर लिया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है वेरिएबल सेपरेबल। इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बड़ा आसान था। अगर जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं अगर ब्लैक पेन यूज करूं तो ब्लू पेन मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए, ध्यान देना, फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और ब्लैक पेन यूज करूंगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इंटीग्रल परफॉर्म करना है, और लास्ट में क्या, एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई सा भी सिंपल सा प्रॉब्लम जहां आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं अलोंग विद इस डेरिवेटिव कंपोनेंट, प्रॉब्लम इज डन, प्रॉब्लम बनेगा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, ठीक। जो दूसरा फॉर्म था वो था होमोजेनियस फॉर्म। तो ये था होमोजेनियस फॉर्म, होमोजेनियस फॉर्म का अगर आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, सो इट वाज सॉर्ट ऑफ dy by of dx is equals to of, you may have the two functions in form of ratios and their degrees must be homogeneous। इनके जो डिग्रीज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। और इससे बेसिक बेनिफिट ये होता है कि आप अगर y इक्वल्स टू vx सब्स्टिट्यूशन यहाँ करते हैं, प्रॉब्लम बिकम्स मच इजी। बट एनीवेज यहाँ आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री लेट्स टेक एट न्यूमरेटर एंड डिग्री लेट्स टेक एट डिनोमिनेटर, दे मस्ट बी होमोजीनियस, दैट मीन्स दे मस्ट बी वेरी सेम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक टूल या तरीका क्या था, कुछ नहीं करना, मुझे y इज इक्वल्स टू क्या रखना है, vx रखना है, और ऐसा रखते ही dy by of
dx जो हो जाएगा, यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, बच्चा ये गलती करता है, पता चल रहा है dy by dx, v को बाहर निकाला और dx by dx को 1 रखा, बोले सर dy by dx is equals to v. No, that we don't have to do. v also is a function of x, so we had to take a what, differentiation by parts. So dy by dx, differentiation by parts. Let's take the differentiation of x with respect to the x, that will be 1, which will get multiplied with v, plus x dv by of dx. तो आपको कुछ नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, dy by of dx की जगह में क्या रखना है, v plus x dv by dx is equals to of f x, y की जगह में क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना, y की जगह में क्या रखना है, vx रखना है, ठीक है। सिमिलरली gx कॉमा y की जगह में फिर से क्या रखना है, vx रखना है। और आप जैसे ही ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम कहाँ पहुंच चुका है, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में पहुंच चुका है। ऑल्दो आप होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो प्रॉब्लम अभी भी आगे जाके प्रोसेस होगा किससे, वेरिएबल सेपरेबल से। इसीलिए होमोजीनियस इक्वेशन से अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं पूछे गए हैं। रीज़न, क्योंकि गेट बिल्कुल प्रिसाइज है, आपको एक जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम 2 मार्क्स दे सकता है, और अगर मैं टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा आपसे 3 से 4 मिनट। और अगर एक प्रॉब्लम किसका आ गया, एक ठीक ठाक होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया जो मैंने क्लास में कराया, तो आपको समझ में आएगा। पहले तो आप इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, डेफिनेटली इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स, और इसको फिर से आप कहाँ लेके जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे जो मैंने क्लास में किया हुआ है। इट टेक्स हेल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज वाई द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन आस्क्ड, बट ठीक है मैंने आप लोगों को करा दिया है तो थोड़ा सा एक डिटेल आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं थर्ड स्टेप जो था इसका, थर्ड पॉइंट रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। तो यार ये कहानी, एक चीज ध्यान देना, आज तक गेट में एक प्रॉब्लम नहीं आया है जहां आपको सीधे एक होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ हो। तो रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है एज फार एज द गेट इज कंसर्न। तो मैंने इसको जानबूझ के क्या किया हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है। ध्यान देना, एक क्लियर रखेंगे यार, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, जो गेट को अप्रोच करें और गेट का जो क्या है आपके पास एक सिलेबस है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो विथ सम स्मार्ट इनपुट। ऐसा नहीं कि ब्लंटली आप एक तरफ से पढ़ना चालू कर रहे हो, लास्ट में पता चल रहा है एक टॉपिक छूट गया, एक चैप्टर छूट गया। नहीं, तो अपन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट भी करें, रिवीजन भी हो, लास्ट में अच्छे से टेस्ट सीरीज में आप अपीयर भी हो। ये सबको सोच के मैं ये देख रहा हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो बिल्कुल आप इसको क्या करें, ब्लंटली ड्रॉप करें। आपके पास से जब बुकलेट पहुंचेगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इसमें एक भी प्रॉब्लम यहां से नहीं आया है तो यहां से तो आ ही नहीं सकते। एनीवेज अगर आ गए तो प्रॉब्लम का मैं बता रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम होगा वो फिर से dy by ऑफ dx, जस्ट अ मिनट, आपका जो सीक्वेंस होगा वो होने जा रहा है dy by of dx f of x, y g of x, y। और आपको ये पता चलेगा कि आपका जो क्या है फंक्शन f है और फंक्शन g है वो होमोजीनियस नहीं है इन फॉर्म देयर डिग्री। तो सबसे पहले आप कुछ रिप्लेसमेंट के साथ इसको क्या करोगे, आप होमोजीनियस फॉर्म में लेके आओगे, होमोजीनियस फॉर्म में लेके आओगे। होमोजीनियस फॉर्म में लेके आने के बाद आप y इक्वल्स टू क्या फीड करोगे, vx फीड करोगे। y इक्वल्स टू vx फीड करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी dy by dx इज इक्वल्स टू ऑफ v प्लस x dv by dx रखने की, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपको पता चलेगा अब ये प्रॉब्लम कहाँ जा चुका है, वेरिएबल सेपरेबल के पास, वेरिएबल सेपरेबल के पास। और यहाँ से आप सॉल्यूशन निकालेंगे और वापस इसको क्या करते जाएंगे, रीअरेंज करके आप जो आंसर लाएंगे वो किस फॉर्म में लाएंगे, ऑब्वियसली f ऑफ x, y मे बी इज इक्वल्स टू g। आप इसको फाइल ले लें। तो यार आप तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम आपके गेट में अपीयर हो सकता है। दैट इज वाई डेलिबरेटली आई ड्रॉप दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैंने बार बार बोला है कि ये मान के चलना इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है गेट में, और वो था आपका लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार एक चीज समझ में आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कीप इन माइंड इट्स द फर्स्ट इन ऑर्डर। तो ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इसके फॉर्मेट को आप रिकॉल करें तो रिकॉल करना बड़ा आसान था। इट वाज dy डिवाइडेड बाय ऑफ dx प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू ऑफ q। यहाँ जो p और q थे दे कैन नॉट बी द फंक्शन ऑफ y और दे कैन नॉट बी द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये एक प्रॉब्लम होगा किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और बीइंग स्पेसिफाइड ये प्रॉब्लम होगा किसका, लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस बात क्लियर है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान था। सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था इस प्रॉब्लम के लिए वो था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx, और ये निकलते ही आप इस सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन जो था वो कुछ नहीं था, y was getting multiplied with the integrating factor if and thereafter there was an integration of q along with if obviously with respect to the dx and plus c, and from there you will get the general solution of the given Leibniz form of the linear differential equation. Agreed? Similarly, the fifth was little bit advanced version of the Leibniz form of the linear differential equation. Although put together it was not a differential equation which was linear in nature at all. But anyways, if you recall this structure, it was the reducible to Leibniz form of the differential equation, जिसको मैंने बोला था Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. So you should not have any confusion कि Bernoulli's equation क्या था. They are merely same. Agree? चलिए, तो इसी सीक्वेंस में अगर मैं इसकी स्टडी कर लूँ तो आपका स्ट्रक्चर जो था it was dy by of dx p y, everything was quite okay, but one major change I have noticed as compared to the Leibniz form of the linear differential equation, which was y to the power n got multiplied towards the q, and I think it's quite easy to calculate. Y to the power n has to get shifted towards the left hand side, but basic one transformation has to be used, and that transformation is nothing but y to the power 1 minus n has to be kept as another variable. For the time being it can be v, it can be u. Let's take v itself, and by doing so ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Leibniz फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप उसको सॉल्व कर लेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, v के फॉर्म में आएगा, और v को आपको फिर से रिप्लेस करना होगा y टू द पावर 1 माइनस n। इसीलिए यहां से भी एक भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आया है। भले पूछ लिया गया है, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नया जो 4 इक्वेशन होगा वो क्या होगा, बट सीधे सीधे इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं। तो यार ध्यान देना, यूजुअली न्यूमेरिकल इससे कहीं नहीं आए हैं, कभी नहीं आए हैं। न्यूमेरिकल इससे तो आ भी नहीं सकते। न्यूमेरिकल यहाँ से आए हैं, न्यूमेरिकल अगर यहाँ से भी आया है तो पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आया है, आपको सीधा सा कंसेप्ट पूछने के लिए बोला है, और उसमें भी आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया गया है कि किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको ये आंसर लाना है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो फिफ्थ जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है लेबनीज फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का रिडक्शन पार्ट या रिड्यूसिबल फॉर्म। सिक्स्थ जो होने जा रहा है विच इज द लास्ट वन, और जो लास्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा आसान है ये भी। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सबसे पहले इसके फॉर्मेट को आप स्टडी करेंगे। सो इट विल बी सॉर्ट ऑफ m ऑफ एक्स वाई प्लस n of xy, which will be equals to of 0. So just by seeing the differential equation, you will not be able to comment whether it's the exact form of the differential equation or not. For that, you have to conduct a small test, and the test is called the validity of the exact differential test. How do we do that? The m which is getting multiplied with the dou x or dx, so definitely it has to get derivated with respect to the y. So dou m will get partially derivated with respect to the y, and if it is found to be equals to of dou n by dou x, done. Problem can be easily solved using the given form of the solution. अगर ये नहीं होगा, so that formula of solution should not be used. Keep in mind, and the solution is quite easy. Here the m dx it remains as it is. Integration will take place, but yes. यार एक चीज ध्यान देना, अगर ऐसे भी सॉल्व करते तो इंटीग्रेशन लेफ्ट और राइट में लेने से तो लेफ्ट में भी होता, राइट में भी होता और सी भी आता, लेकिन एक बेसिक बेनिफिट यहाँ मिला है, इसका इंटीग्रेशन अब आसान हो गया ये बोल के कि y को भाई तू कांस्टेंट मान ले, कोई इशू नहीं, प्लस यहाँ केवल किसका फंक्शन होने जा रहा है,
एक्स को क्या करना है, आपको ड्रॉप करना है, इज इक्वल्स टू ऑफ सी, इज इक्वल्स टू ऑफ सी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं मान के चलता हूं आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। मैं ये बोलूंगा कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें किससे, वेरिएबल सेपरेबल से। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हुआ तो ट्राई करो कहां से, होमोजीनियस से। सिमिलरली अगर आपका प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फॉर्मेट का होगा विद ऑर्डर ऑफ 1, देखते ही समझ में आ जाएगा वो प्रॉब्लम कहां का है, लेबनीज का है। सिमिलरली रिड्यूसिबल टू द लेबनीज फॉर्म भी देख के समझ में आएगा, केवल राइट में y का मल्टीप्लिकेशन होगा में भी y टू द पावर 2, y टू द पावर 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और लास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे भी आज तक न्यूमेरिकल नहीं आया है, हाँ, लेकिन ये पूछ लिया गया है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहाँ एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वालिफाई होने की बेसिक डिमांड क्या है, तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया है। देखो एक कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, कुछ प्रॉब्लम उठा के वो ये समझते हैं कि सर ये प्रॉब्लम बनेगा किससे है, यहाँ होता है बेसिकली ये प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान दें इनके बीच में। देखिए बाय द वे अगर मैंने प्रॉब्लम लिया dy बाई ऑफ dx प्लस ऑफ xy इज इक्वल्स टू ऑफ 0, ठीक, तो ये लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, भाई दोनों से बन सकता है। अगर आप लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाते हैं तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है, x है, और q की वैल्यू क्या है, 0 है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें और पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द सेम आंसर। वेरिएबल सेपरेबल से भी इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे किया जा सकता है, dy बाई ऑफ dx इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस xy। अग्रीड? अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें इन टर्म्स ऑफ देयर डेरिवेटिव्स, सो हियर इज गोना बी dy डिवाइड बाय ऑफ y माइनस x dx। और अब ये प्रॉब्लम किस फॉर्मेट में फॉलो करता है, दोनों फॉर्मेट में फॉलो करता है। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कभी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और बोल दिया कि सर ये लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल का क्यों नहीं है। भाई हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम दोनों कंडीशंस के हो सकते हैं, इवन कुछ प्रॉब्लम उधर के भी हो सकते हैं, हो सकता है एग्जैक्ट और क्या आपका लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैच कर जाए, बट उससे आपको क्या इशू है, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड इन विच यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू लीड द सेम structure of the general solution, and that is the beauty of maths. The maths never fails and all of the maths coincides with the same point, so you will be getting the exact answer. So I think the second part of my video is over the differential equation, where we talked about the general solution part or the solution to be verified, solution of the first order and the first degree of the differential equation. चलिए तो इसका तीसरा वीडियो आप मैं मिलने जा रहा हूं तीसरे वीडियो के साथ, जहां मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जहां मैं यूजुअली हायर ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करूंगा। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।